के लिए मैं सैयद आरिफ साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे सामने यूटिलाइजेशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस पर हमारे सामने गुफ्तगू रखें। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है 21st सेंचुरी स्किल्स, इसको इस AI के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में किस तरह से रखा जाए। अब तक हमने जो रोबोट की बात AI के ज़रिए से सुन रहे थे, वो खुद हमारे बच्चे इस वक्त एक रोबोट बनकर रह गए हैं। इसके बाद जो है, जब इस्लाम इतने सारे चीज़ हम लोग को बताता है, व्हाई इज इट दैट द एजुकेशनल कम्युनिटी इन गोवा इज नॉट एज ऑर्गेनाइज्ड एज इट शुड बी, और डज नॉट हैव a strategy, does not have a structure, does not have planning, or is not systematic? के लिए मैं सैयद आरिफ साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे सामने यूटिलाइजेशन ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस पर हमारे सामने गुफ्तगू रखें। एक नेशनल सेक्रेटरी फॉर एक्सपेंशन की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आईटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की शुरुआती मेरी जो जिम्मेदारियाँ थी उसमें हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का 2 बार मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, और फिर तेलंगाना के लिए मैंने एज ए जॉइंट सेक्रेटरी एक मिखात में काम किया। फिर तेलंगाना में ही मैंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट एक मिखात में काम किया। हैदराबाद का शहर जहाँ पर एक एरिया है जिसको गोलकुंडा फोर्ट कहते हैं, जहाँ से कोहिनूर डायमंड निकला था, वहाँ पर मेरा एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल अलायंस इंटरनेशनल के नाम से, जो मैं चलाता हूँ। क्वालिफिकेशन मैंने MSc B.Ed किया है और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो अमेरिका से मैंने एक CLCT नाम का कोर्स किया है, जो उमूमन स्लो लर्नर्स SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को एड्रेस करता है, और साथ ही साथ डिसलेक्सिया जो एक SLD है उसको भी एड्रेस करता है। एक छोटी सी रिसर्च मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से की है, जहाँ पर इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किस तरह से एडमिशन प्रोसेस को बैलेंस किया जाता है वो मैंने सीखा। एज ए जॉब मैंने 1 साल मालदीव्स में काम किया बहैसियत साइंस टीचर, और 3 साल मैंने एज ए गवर्नमेंट टीचर अमेरिका में काम किया, और कई ऐसे कॉलेजेस में कहीं B.Ed, कहीं वोकेशनल, कहीं जूनियर कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा चुका हूँ। ये मेरा तारुफ था। यहाँ पे हम जो हैं करीब 4:20 के आसपास में एक ब्रेक लेंगे असर के लिए, क्योंकि वक्त की कमी है, तो हम उसको जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो जो टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ वो है 21st सेंचुरी स्किल्स। उमूमन ये टॉपिक आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है 21st सेंचुरी स्किल्स, इसको इस AI के दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में किस तरह से रखा जाए। इसको समझने के लिए पहले हमें चाहिए कि हम 21st सेंचुरी स्किल्स जो होते हैं वो AI के हिसाब से क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों का जहन कैसा है और उनकी आने वाले दौर में ज़रूरतें कैसी रहेंगी, है ना। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं कि आप किसी बच्चे को टाइपराइटिंग सिखा रहे हो उस दौर में जहां पर बोलने से चीज़ें अपने आप टाइप हो रही हैं, है ना। तो हम अपने एनर्जीज को एक गलत दिशा दे रहे हैं, और उमूमन टीचर्स जो होते हैं ना, टीचर्स हम अपनी एनर्जीज को, मैं ऐसे कहता हूं कि जैसे कि हम हथौड़ी हैमर से पेड़ काटने को जा रहे हैं। हम बहुत ताकत लगा रहे हैं, हमारी एनर्जी लग रही है, निशाना भी सही लग रहा है, लेकिन पेड़ कटता नहीं। तो वी नीड अ काइंड ऑफ राइट टूल फॉर द राइट प्रोसेस।
अगर वो हथौड़ी के बदले में मेरे हाथ में अगर एक्स कुल्हाड़ी दी जाए तो शायद मेरा काम और आसानी से हो जाए, मेरी एनर्जी भी उतना ना लगे। फिर होगा ये कि पेड़ काटते काटते वो टूल थोड़ा घस जाएगा, वो मुंड हो जाएगा, फिर उसको शार्पनिंग करने की भी जरूरत है, उसको तेज करना है। ये जो प्रोग्राम्स आपके दरमियान में जमात लेकर आती है, इस किस्म के प्रोग्राम्स में हम अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहे हैं, ताकि हम कल फिर जब अपने तालीमी इदारे पर जाएं तो एक नई कुव्वत, नई एनर्जी, नए वाइब्स के साथ एंटर ले। So to understand like the students whom we are addressing, how they behave, what kind of tools they need, वो समझने के लिए मेरा ये टॉपिक है। एक छोटी सी मिसाल देते हुए आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए कि आपके सामने क्रिकेट में आपके सामने सचिन तेंदुलकर खड़ा है, धुआंधार बैट्समैन, गॉड ऑफ क्रिकेट वगैरह वगैरह, वो एक खतरनाक बैट्समैन है और वो सचिन आपका स्टूडेंट है। आप अपने स्टूडेंट को वहां पे तस्वर करिए और आप उसको बॉल डाल रहे हैं ऐसे, ये लो, ये लो, यानी बॉल नीचे से रोल होता हुआ आ रहा है। वो स्किल्ड बंदा है, उसको चाहिए कि कोई ऑफ कट आए, लेग कट आए, बाउंसर आए, यॉर्कर आए, वो ऐसे बॉल्स खेलने का इंतजार कर रहा है और आप रोलिंग बॉल डालते जा रहे हो। मारो, एक बार मारेगा, दो बार मारेगा, बेजार हो जाएगा। इसका क्वाइट ऑपोजिट भी हमारे टीचर्स करते हैं। वो ये है कि आपकी क्लास में कोई छोटा नन्हा सा बच्चा है और आप उसको बुमराह टाइप की बॉलिंग डाल रहे हो, दूर से भाग कर आकर तेज ऐसे बाउंसर जा रहा है, इधर से जा रहा है, बॉडी लाइन पर आ रहा है, वो बच्चा परेशान है, वो प्लास्टिक का छोटा सा बैट पकड़कर खड़ा है। यहां हम गलत कर रहे हैं। फिर हम बोलेंगे कि हमारे बच्चे क्लास में सुनते नहीं, वो डिस्टर्ब करते हैं, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है, उसके मम्मी को बुलाओ, ये करो, वो करो, 4-5 चीजें उनके सामने ऐसे डाल दो, अपने हाथ झटक लो, खत्म। ये तक भी बोल देते हैं कि बच्चा आपका यहाँ पे सेट नहीं हो रहा है मैम, आप इनको कोई और स्कूल में शिफ्ट कर लीजिए। इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द वे यू टीच, then teach me in the way I understand. अगर मैं उस तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं जिस तरीके से आप मुझे पढ़ा रहे हो, तो फिर मुझे उस तरीके से पढ़ाओ जो तरीके से मैं समझ सकता हूं। दोनों ही कंडीशन में टीचर जिम्मेदार है और हम इस बात को नहीं समझते। अगर वो अपने खुद की औलाद है, अपना घर में रहे कोई बच्चा, क्या हम ऐसे हाथ झटक लेंगे कि ये तो नहीं सुधरेगा, छोड़ दो, शिफ्ट कर ले घर तो हमारे पास से? ये हम नहीं करेंगे। हाँ, हम उसको हॉस्टल वाली धमकी अक्सर देते रहते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, व्हाट आर हिज नीड्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एरास फर्स्ट। थोड़ा फॉन्ट्स अप एंड डाउन है, आप लोग सब समझदार टीचर्स, यू विल इजीली कैच इट अप। तो वो लोग जो 1965 से पहले पैदा हुए, राइट, टेक्नोलॉजिकली इनको बांटा गया है, उनको हम कह रहे हैं बूमर्स। यानी वो आजादी के बाद वाला दौर जहां पे बादशाहियत खत्म हो गई, अभी अंग्रेज आकर चले गए, उसके बाद जो लोग पढ़ रहे हैं, तो उनकी पढ़ाई, उनका पढ़ाने का तरीका, मेथड्स, बात सब अलग थी। एक ओबीडियंसी वाला माहौल था। अंग्रेज जब हमको पढ़ाते तो वो हमको इसी तरह से बिठाते जैसे आप बैठे हुए हैं, एक स्टेज सेटअप, थिएटर सेटअप में, जबकि उनके खुद के मुल्क में ऐसा बैठने का सिस्टम नहीं था। ये एक की पीठ के पीछे एक को बिठाना और सिर्फ एक ही आदमी की बात सभी ऐसे सुनना, ये अंग्रेजों की जरूरत थी, क्योंकि उनको गुलाम चाहिए थे, ओबीडियंट चाहिए थे, कि जो बोले बस कुछ और बात ना करें, जी सर बोलकर कर दें। उनके खुद के मुल्क में हल्के लगाए जाते थे, इंटरेक्शन होता था, एच टाइप, आई टाइप, यू टाइप, वी टाइप सीटिंग के अरेंजमेंट्स थे। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अस्सुफ़ा के चबूतरे के ऊपर बैठकर पढ़ाई होती थी, वैसी पढ़ाई उनकी यहाँ भी होती थी, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो वो माइंडसेट वाले बच्चे, वो माइंडसेट वाले लोग यहाँ पर मौजूद थे।
रेत पर लिखना, लकड़ियों की मिसाल देना, पेड़ की मिसाल देना, कॉमन चीजें जो सामने नजर आई उसकी एग्जाम्पल्स देना, वो चलता था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये चीजों में हम मुलविस थे क्योंकि हमको कंट्री को पहले बचाना था। तो उसी किस्म की तालीमात एजुकेशन पर ही फोकस था। डिजिटलाइजेशन का कोई नामो निशान नहीं। स्किल्स को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। उसके बाद जो जनरेशन आई वो जनरेशन थी जनरेशन एक्स, 1965 से 1980 के दरमियान में। हम में से यहां पर कुछ लोग शायद इस पीरियड में पैदा हुए होंगे। ओके, ये ऐसा दौर था जहां पर ज्यादातर रेडियो का डेवलपमेंट, टाइपराइटर का डेवलपमेंट, धीरे धीरे आखिरी दौर में टीवी का डेवलपमेंट ये आता गया। यानी स्विच हो रहा था, दौर जो है ना एक रेगुलर नॉन डिजिटल से डिजिटल की तरफ आ रहा था। तो यहां पे तदरीस, तालीम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के तरीके अलग से थे। आप में से कई लोगों ने सुना होगा लोअर टाइपराइटिंग और हायर टाइपराइटिंग सर्टिफिकेट्स ऑफ एग्जाम्स। यहां कोई है जिन्होंने किया है? आपने किया, माशाल्लाह। यू नो व्हाट, इसके साथ एक और भी कोर्स हुआ करता था जिसको हम कहते हैं स्टेनोग्राफर। आप में से किसी ने स्टेनोग्राफर की राइटिंग देखी है ना? मोस्ट ऑफ अस आर ब्लैंक, लेकिन इस दौर में वो बहुत डिमांड वाली चीज होती थी। अगर किसी ने टाइपराइटिंग और स्टेनोग्राफी की है तो फिर उसको जॉब आसानी से मिल जाती थी, क्योंकि कोई बंदा अगर 1 घंटा स्पीच दे रहा है तो वो लिखना मुश्किल है। तो ये स्टेनोग्राफर्स क्या करते थे, ऐसे बस कुछ लकीरें डालते जाते थे, बहुत फास्ट लकीरें। हर लकीर का एक वर्ड होता था, हर लकीर का एक वर्ड, और बाद में उसको कन्वर्ट करते, फिर अखबारात में छापते या जो भी न्यूज़ बनाते उससे बनाते थे। लेकिन आज के दौर में हम क्या करते हैं, हमारा फ़ोन वहाँ पर रख देते हैं। फ़ोन वो जो भी बोल रहे हैं उसको रिकॉर्ड करता है, उसको वर्ड्स में तब्दील करता है, फिर AI ऐप के ज़रिए से वो सीधे सीधे प्रिंटिंग के काबिल भी हो जाता है। नो एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो जैसे दौर बदलेगा, स्किल्स बदलेंगे। आई कैन नॉट अप्लाई दो स्किल्स इन दिस एरा। उसके बाद धीरे धीरे जो जनरेशन आती गई वो तब्दील होती गई। मैं आगे और उनके बारे में बोलूंगा। उसके बाद यहाँ पर बैठे हुए तकरीबन आप लोग जो हैं वो होते हैं जनरेशन वाई, मिलेनियल्स। इससे पहले जनरेशन एक्स थी, इनके कई नाम हैं। जनरेशन वाई, द मिलेनियम्स। तो अब नमाज के लिए, अज़ान के लिए 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 5 मिनट कंटिन्यू करेंगे, फिर नमाज का ब्रेक दिया जाएगा। Yeah, let's get back. Can we change the slide? थोड़ा टाइम बचाते हैं। So the evolution of digitalization occurred like this. टाइपराइटर आया, रेडियो आया, टीवी आई, फोन आया, अभी तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है। So शुरुआत में जो बूमर्स थे, द फर्स्ट जनरेशन, उनकी दुनिया अलग, उनकी ज़रूरतें अलग। अगर किसी को साइकिल चलाने आ भी जाए तो वो एक बहुत बड़ी महानता थी, राइट? शायद वो आज के दौर का इफेक्टिव ड्राइवर, पायलट बना हुआ होगा। और वैसे ही रेडियो का डेवलपमेंट भी सोशलाइजेशन के अंदर एक नया मुकाम पैदा करता चला गया। उसके बाद जो जनरेशन आई, टाइपराइटर वाली जनरेशन, कैमरास वाली जनरेशन, ये जनरेशन के आखिर तक टीवी भी इजाद हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर सपोज उस जनरेशन के कंप्यूटर को अगर आप देखते, वो सबसे छोटा कंप्यूटर, काम वाला कंप्यूटर, जैसे कि कोई सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हो अपने कैलकुलेटर के जैसा, जैसे हमारा कैलकुलेटर होता है ना, उतना काम करने वाला भी एक कंप्यूटर अगर आप देखते उस दौर में, तो यहां से ये इतनी बड़ी जगह लेता, इतनी बड़ी जगह। और हमारे जो फोन है आजकल, ये 128 GB नॉर्मल हो गया है, राइट? 128 GB तो नॉर्मली इस्तेमाल हो रहे हैं। वो जो होते थे इतने बड़े कंप्यूटर्स, वो few MB के होते थे, सिर्फ कुछ MB के, उसके अंदर स्टोरेज भी नहीं रहता था। तो जैसे जैसे वो एरा चेंज होता गया, टेक्नोलॉजी बदलती गई, तो स्किल्स भी बदलते गए।
तो वो दौर जहाँ पर पहले बच्चे हल्का लगा के पढ़ रहे हैं, मिट्टी पर लिख रहे हैं, वहाँ से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, स्कूलों के अंदर तब्दीली आने लगी, और फिर बच्चे आने लगे इस दौर में जनरेशन वाई जो 1981 और 1994 के दरमियान में पैदा हुए। क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूं जो इस डेट के अंदर पैदा हुए हों? कैन आई सी द हैंड्स? अगर आप इस उम्र के हैं तो हाथ उठाइए। 1981 टू 1994। ओके, थैंक यू वेरी मच। उम्र नहीं पूछना बोलते, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा जानने के लिए कौन से तबके को मैं देख रहा हूँ, मुझे सहूलत मिल गई। सो लेट इट बी गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल, जहाँ पर भी हो, जैसे ये कंप्यूटर वगैरह आ गया तो तालीम की स्पीड बढ़ गई, रफ्तार बढ़ गई, है ना। बच्चों को 2 साल 2.5 साल के अंदर ही स्कूल में डालना स्टार्ट हो गया। प्ले ग्रुप स्कूल्स आ गए, प्री प्राइमरी क्लासेस डेवलप हो गई। वरना हम खुद देखते थे कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते थे वो 5 साल के बाद ही स्कूल में लेते थे एडमिशन, और फर्स्ट में सीधे एडमिशन दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, स्पीड बढ़ जाने की वजह से पेरेंट्स को इतनी ज्यादा उत्सुकता होगी बच्चों को पढ़ाने में, वो तुरंत स्कूल्स में डालने लगे। छोटे छोटे बच्चों के भी पास जाकर हम कह रहे हैं, जैसे कि एप्पल बोलो एप्पल, बच्चा अगर ए भी बोला, हाँ बोला, पेरेंट्स के अंदर एक फील हैप्पी वाली चीज आ गई। और ज्यादातर पेरेंट्स की ऐसी कैफियत होती है कि वो बच्चे को जो है ना एक ट्रॉफी समझते हैं, ट्रॉफी, एक इनाम, एक कप जो दीवान खाने में सजाया जाएगा कि मेरी ट्रॉफी सबसे बड़ी, है ना। उम्मन माओं का ऐसा रुझान हो गया अपनी औलाद को लेकर, मेरी ट्रॉफी सबसे खूबसूरत, मेरी ट्रॉफी के ये भी आता है, मेरी ट्रॉफी को वो भी आता है, वो हम भी पढ़ता है, वो खिरत भी पढ़ता है, वो गाना भी गाता है, वो क्रिकेट भी खेलता है, वो क्लास में भी। ये सब चीजें हम बच्चों के अंदर ठोसने को जाते हैं, चाहे बच्चे के खुद के इंट्रा पर्सनल स्किल्स कुछ भी हो, और फिर हम सब के सामने बोलते बैठे। आपको पता है आज जो है ना, शहाना के स्कूल से कॉल आया था, वो बहुत अच्छा पढ़ी है, उसके टीचर बहुत खुश हो गए। सबको बोलेंगे। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन एम बिहाइंड एम्पावरिंग एजुकेशन टू ए चाइल्ड। वो अपनी समाजी जिंदगी किस तरह से जिएगा, वो अपनी सोशलाइज लाइफ को कैसे मेंटेन करेगा, ये हम नहीं देखते। तो उसके बाद जैसे कंप्यूटर आ गया, तालीम स्पीड होने लग गई। हमारे यहाँ जो बिस्मिल्लाह 4 साल 4 महीने 4 दिन वगैरह के बाद होती थी, वहां पर बिस्मिल्लाह अब 2 ही साल में होने लग गई। सीधे सीधे बच्चे को 2 साल में लेके जाओ, एडमिशन करा दो, वहीं से उसके ऊपर एक प्रेशर चालू, एक जिम्मेदारी स्टार्ट हो गई। तो बच्चों के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, और इसके ऊपर साथ साथ में टेक्नोलॉजी का दबाव भी आगे बढ़ता चला गया। देन कम्स द नेक्स्ट एरा, दैट इज जनरेशन जेड, द जूमर्स। इन्हीं को हम कहते हैं जेन जी। दे आर रियली टफ। जेन जी, यहां पे कोई जेन जी है? हाथ उठाइए। 1995 से 2010 के दरमियान में, है ना? ठीक है, थैंक यू। मैं तो अपने दौर को कहता हूं कि हम तो दूरदर्शन है भाई, राइट। हम अभी भी उसी दुनिया में जीते हैं, दूरदर्शन वाली, जहां पर एक अंडा आएगा, 2 पंखे गोल फिरेंगे, इंतजार करते जाओ, फिर बाद में वो चैनल खुलेगा। इतना सब्र आज किसी के पास में नहीं है। अगर हमारे उस्ताद हमको बिठा के कोई सबक पढ़ा रहे हैं तो हम 1.5 घंटा ऐसे ही बैठ जाते बिना हिले, 1.5 घंटा ऐसे ही बैठ जाते बिना हिले। उसके बाद आपकी जो जनरेशन आई, जो उसके पहले हाथ उठाए थे, आपकी क्लास बन गई 40-45 मिनट्स की, आपकी बर्दाश्त करने की शक्ति उतनी थी। उसके बाद आ गई ये जनरेशन। अगर हम दूरदर्शन थे तो उसके बाद जो जनरेशन एक्स आई, अगर वो मान लीजिए यूट्यूबर्स थे, तो उसके बाद ये जो जनरेशन आई, ये आ गई सीधे सीधे स्नैपचैट वाली, इंस्टाग्राम वाली। इनके अंदर उतना सब्र नहीं है। मे आई नो व्हाट इज द अटेंशन स्पैन नाउ प्रेजेंटली? एक बच्चे को आप कितनी देर तक समझा सकते हो? उन्हें कितनी देर तक आपको अटेंशन दे सकता है? सेकेंड्स, माशाल्लाह। Yeah, it's like presently it is 6.2 minutes.
अगर मैं 40 मिनट का लेसन प्लान बना रहा हूं और मैं 40 मिनट जो है मैं पढ़ाऊंगा, मैं यही पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इतना ही पढ़ाऊंगा, इसमें से पढ़ाऊंगा, इनको ही पढ़ाऊंगा, अगर आप ऐसे कहेंगे वो तो छोड़कर भाग जाएगा। नहीं तो आपकी क्लास को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आप पर्स लेंगे और रो लेते हुए घर चले आएंगे। राइट? प्रिंसिपल के पास अगर चले गए कि सर वो अब्दुल रहमान को वहां से हटाओ आप पहले, या तो अब्दुल रहमान क्लास में रहेगा या मैं रहूंगी, तो प्रिंसिपल सर क्या जवाब देंगे? अब्दुल रहमान रहेगा मैम जी। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसी गलती की कि आप अब्दुल रहमान को उसकी लेवल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे हो। या लेट्स क्लोज नाउ इटसेल्फ जी। आपको अब्दुल रहमान के जहन के करीब में आना पड़ेगा, उसके दायरे में उतरना पड़ेगा और पढ़ाना पड़ेगा। तो अब जो दौर आने वाला है वो और डेंजरस है। 2010 के बाद की अगर मैं बात करूं, खाली स्लाइड बताऊंगा और आपको ऐसे ही टेंशन में ही रखूंगा ताकि नमाज सुकून से पढ़ लें, और इस टेंशन की नजात की तरफ हम काम करेंगे इस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। लेट्स ऑल टेक अ ब्रेक फॉर द असर सला, विल गेट बैक अगेन आफ्टर द असर सला हियर इंशाल्लाह। Welcome you all in the post salah session. I request all the teachers to please get settled down. We are really delayed by the session, so we want to close it on the given time, inshallah. The ladies there on the back of the hall, can you please settle down? Jazakallah khair. Alhamdulillah, after the salah we are on time here again. Let's begin the session. So we were actually on the generation alpha. अब जैसे मैंने कहा कि जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता जा रहा है, और अब अगर आप गूगल आउट करे होंगे इस बीच में, यू वुड हैव सीन कि प्रेजेंट स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन सिर्फ 6 मिनट्स 2 सेकेंड्स का है अब जो चल रहा है। यानी कोई भी एक बच्चा आपको उतनी ही देर तक गौर से सुन सकता, आप भले ही कुछ भी पढ़ा रहे हो। तो करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि जो हमारा लेसन प्लान है उसके अंदर हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप टुडे द टीचर विल एक्सप्लेन दिस लेसन ऐसा कभी नहीं जा सकते। अब आपको उस टॉपिक को बाइफरकेट करना पड़ेगा, यानी 6-8 मिनट हैंड ऑन एक्टिविटीज देने पड़ेंगे, 6-8 मिनट जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 6-8 मिनट के लिए कोई वीडियो डालकर दिखानी पड़ेगी या फिर कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। इस तरह से आपकी क्लास जितना आप ब्रेक करोगे उतना बच्चे आपके अतराफ लट्टू बन के फिरेंगे। जितना आप बुक हाथ में पकड़कर लंबे लंबे लेक्चर देते जाओगे उतना आप परेशान हो जाओगे, स्पेशली फॉर दिस जनरेशन। ये जनरेशन का बच्चा स्नैपचैट वाला बच्चा है ना। ये ऐसे नहीं है कि ये यूट्यूबर्स हो गए, या ये ऐसे नहीं है कि ये इंस्टाग्राम वाले हो गए, व्हाट्सएप वाले हो गए, नहीं नहीं, वो सब खत्म। इनके पास उतना वक्त नहीं है। ये रील्स वाले बच्चे हैं। अगर इनके सामने 1 मिनट की भी रील आ जाए ना तो उसको 1.5 की स्पीड से देखेंगे कि झट से खत्म हो जाए, उसमें उनके पास कोई पेशेंस ही नहीं है। अब ये बच्चा अपने सामने जो टीचर पढ़ा रहा है उसको भी एक एनिमेटेड कैरेक्टर के शक्ल में देखना चाहता है। दे वॉन्ट यू टू बिहेव लाइक नोबिता, दे वॉन्ट यू टू बिहेव लाइक शिनचैन, समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसा देखना चाहेंगे। ये वो जनरेशन नहीं है कि जो सास भी कभी बहू थी वाले हैं। ये वो भी नहीं है जहां पर पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे हैं। ये वो भी नहीं है जहां पे तुर्की का अर्तुगरुल गाजी चल रहा हो। ये वो है जहां पे कोरिया बसा हुआ है। राइट?
शी म्यो, मिन ली, पता नहीं कितने नाम आपके जहन में आ रहे हैं, कई लोग एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं कि यस दे नो देम। ये वो जनरेशन्स हैं, और इसमें से कई बच्चों को आप देखेंगे वो जबान भी सीख रहे हैं कोरियन। दे आर क्विक लर्नर्स, उनके पास वक्त नहीं है आराम से कोई चीज बात करने का। वो कहेंगे जो भी है जल्दी हो जाए। अगर आपने एक जुमला पढ़ाया फिर उसी को आप रिपीट कर रहे हो तो वो कहेंगे ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर्स हैं, इनको आप यॉर्कर्स, बाउंसर्स वाले बॉल्स डालना है। आप एकदम स्लो पढ़ा रहे हो, वो लोग नहीं मानेंगे। दे वॉन्ट टू सी यू ऑन ए स्पीड अप फेस, ड्रास्टिक फेस पे आपको देखना चाह रहे हैं। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि मान लीजिए हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और कुछ लोग कनाडा में रह रहे हैं। ओके, तो अब वो जो कनाडा वाले हैं वो वहां के रेसिडेंट्स हैं कनाडा के। हम हिंदुस्तान से कनाडा की तरफ जा रहे हैं तो हम इमिग्रेशन करके जा रहे हैं, तो हम माइग्रेंट्स हो गए, इमिग्रेंट्स हो गए, राइट। तो अब मुकाम को अगर मैं डिजिटल वर्ल्ड कहूं, डिजिटल दुनिया, ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं अल्फा जनरेशन के, इनकी पैदाइश ही पूरा डिजिटल वर्ल्ड में हुई है ना। ये कहते हैं एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट, एलेक्सा वॉशिंग मशीन चलाओ, एलेक्सा एसी बंद करो, राइट। इनके यहां झाड़ू की मशीन भी एलेक्सा से जुड़ी हुई है। वो निकलेगी, पूरा झाड़ू मारेगी, पोछा मारेगी, फिर पानी फैलेगी, अगर चार्जिंग खत्म हो गई तो फिर डॉक करेगी, फिर चार्जिंग करेगी, फिर जाएगी। ये दुनिया के बच्चे हैं लोग। दे बिलीव दैट टाइम इज मनी, दे डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस थिंग्स। आज सवेरे मैंने जैसे मिसाल दी कि एक वो दौर रहता था कि हमको बाजार से गेहूं लाना पड़ता था, एक स्पेशल काइंड की गेहूं, और घर पर जब ये गेहूं आती तो हमारी वालदा उसको पानी में ढोलती, उसके बाद धूप में सुखाती, सूख जाने के बाद हमको एक बोरी में डालकर देती। हम साइकिल पर रखकर उसे गिरनी चक्की जिसको कहते हैं वहां ले जाते और गेहूं पिसाते, गेहूं पिसाते, फिर उसके बाद वापस लाते, फिर उसकी छन्नी होती, तो उसके बाद वो आटा डिब्बे में जाता। अब हम बोलते हैं ब्लिंकिट 2 मिनट, राइट। आटा तो आटा, अब तो बनी बनाई रोटी घर आने लग गई। Why we don't have time for all these things? What we think we can do something else very much productive. अरे मम्मी 1 घंटा आपने मेरा खराब कर दिया, ये पकाओ वो पकाओ, आप बाजार से मंगा लो ना, क्योंकि वो 1 घंटे में मैं और $1000 कमा लेती हूं यहां पे। हम उस एरा में आ गए। लॉजिकली दे माइट बी राइट, राइट। हमें बचपन में कहा जाता था कि अगर बिल गेट्स के अगर 10 लाख खो गए, 10 लाख रुपए बिल गेट्स के खो गए, और उसे यह कहा जा रहा है कि तुम 5 मिनट ढूंढ लो तुम्हें मिल जाएंगे, तो बिल गेट कहता कि नहीं, वो 5 मिनट में मैं 20 लाख कमा लूंगा, वो गए तो गए। सो अब ये जो एरा आ रहा है ये ऐसा ही है। इनके यहां कोई सब्र नहीं रहेगा। दे आर द वन हु हैज बीन बॉर्न इन द डिजिटल वर्ल्ड एंड वी आर माइग्रेटिंग इनटू देयर वर्ल्ड। बच्चा ऑलरेडी डिजिटल रेसिडेंट है, वो डिजिटल दुनिया का मुकामी है, और हम उसकी दुनिया में एंट्री ले रहे हैं। तो हमें उसके जैसा बनना है, वो हमारे जैसा नहीं बनेगा। आप कनाडा में जाके बोलेंगे मेरे को चपाती बनाना है, नहीं, वो कनाडा में जो बोलते हैं वही आपको बोलना पड़ेगा। तो हम जब उसकी दुनिया में जाएंगे, उसके दायरे में जाएंगे, तो हम उसके कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, और हमारा कंफर्ट जोन हमको तोड़ना है, वरना वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ये डिजिटल वर्ल्ड की जो जनरेशन है, जनरेशन अल्फा, इनके हिसाब से काम करना है। ये ऐसी दुनिया रहेगी आगे जाके जहां पे 3D होलोग्राम्स काम करेंगे, और अभी ऑलरेडी हो रहा है। हमने हैदराबाद में बरसों पहले ऐसी सर्जरी सुनी जहां पर यहां के अपोलो हॉस्पिटल में पेशेंट लेटा हुआ है, उसकी सर्जरी हो रही है, और जो डॉक्टर सर्जरी कर रहा है वो लंदन में बैठा हुआ है, राइट। तो समवेयर रोबोटिक्स आर अप्लाइड।
अगर 3D होलोग्राम के जरिए से आरिफ सर का होलोग्राम यहाँ पे 4-6 कैमरास लेकर बनाया जाए और ये होलोग्राम को जहां जहां यूनिवर्सिटी में उस समय क्लास होनी है वहां पर प्रेजेंट किया जाए, तो मैं हर जगह नजर आऊंगा जबकि मैं फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं। तो ये दुनिया है, ये वो दुनिया है जहां पे रोबोटिक्स आगे जाके कॉन्कर करेंगे। अभी कई काम रोबोटिक्स कर रहे हैं। रोबोटिक्स का मतलब ये नहीं कि जो इंसान के जैसी एक शक्ल वाली भी कोई चीज हो, कोई मशीन भी जो इंसान जैसा काम कर रहा है वो भी रोबोट हो गया। तो ये उनकी डिजिटल दुनिया है, उसके अंदर हम जाकर काम कर रहे हैं और उतने कम समय में करना है। अगर आप इसको इस चीज से रोकने की कोशिश करोगे, ये खतई होने वाला नहीं है। इफ यू रन द डॉग विल चेज यू। आप कितना भी भागने की कोशिश करें, आज हमारे लाइट के बिल्स, आज हमारे फोन के बिल्स, आज हमारे एप्लीकेशंस, अरे भाई हम वो दौर देख चुके हैं जहां पर यूपीएससी का एग्जाम, कोई गवर्नमेंट का एग्जाम आता है जहां पे नौकरी के लिए अर्जी देना है, तो वो जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने ये 2000 लोगों की लाइन रहती थी। बीएड कॉलेज का एडमिशन डालना है, ये 2000 लोगों की लाइन रहती थी। आज वो सब हट चुका है, आप अपने फोन से अपना एप्लीकेशन डालते हो। आप इससे भाग नहीं सकते। आप इसके पॉजिटिव चेंजेस को अपना ही कर ही रहना पड़ेगा आपको। नेगेटिविटी बिल्कुल रहेगी और उससे हमको अपने बच्चों को और अपने आप को भी दूर रखना है, महफूज भी रखना है। सो ये 21st सेंचुरी जब आएगी, अब हम उसी को पुराने 21st सेंचुरी के स्किल्स को ही पकड़ कर बैठेंगे तो नहीं चलने वाला। एवरी डे समथिंग न्यू इज हैपनिंग, एवरी डे। रेबान अब एक ऐनक निकाला है, रेबान। पहले गूगल वाला निकाला था, उसको बैन करे थे। अभी रेबॉन एक ऐनक निकाला है। उसमें क्या होगा, बंदा ऐनक पहनेगा और वो ऐनक के ही कहेगा भाई वीडियो लेना स्टार्ट कर दे। अब वो वीडियो लेना शुरू कर रहा है, भाई फोटो ले ले, वो फोटो ले ले रहा है। इसकी कनेक्टिविटी हमारे फोन से जोड़ दी गई है। अब शुक्र है अल्लाह का कि कम से कम अब तक एक गैजेट हमारे हाथ में है जो दिखाई दे रहा है। आने वाला जो दौर रहेगा, जनरेशन अल्फा के बाद वाला, वो वर्ल्ड गैजेट फ्री टेक्नोलॉजी की रहेगी। यानी मैं सामने हूं, यहां बैठा हूं और मेरे सामने एक स्क्रीन चल रहा है, मेरा स्क्रीन, जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूं, दूसरे नहीं देख सकते। अब क्या इस दौर में भी तालीम के ऊपर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फिर उनके स्किल्स फिर बदलेंगे, फिर से बदलेंगे। क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है हम सुनते हैं 3 C's, 4 C's, 21st सेंचुरी स्किल्स, बट हाउ लॉन्ग डू दे सस्टेन? कितने दिन तक चलेंगे? इतनी स्पीडी से जो टेक्नोलॉजी बदल रही है। 100 साल लगते थे पहले, थॉमस एडिसन ने बल्ब निकाला, 100 साल लगे, तो उसके बाद जो है टेलीफोन आया, 100 साल लगे, उसके बाद जाके टीवी आई, 100 साल लगे, उसके बाद जाके ब्लूटूथ वगैरह आए। उसके बाद ऐसा नहीं हो रहा है। एवरी फ्यू ईयर्स समथिंग इज हैपनिंग नाउ। ये गैप कम होता चला जा रहा है, जनरेशंस को बहुत फर्क पड़ रहा है। देयर विल बी नॉट बी एनी बुक बैग्स, कोई किताबें नहीं रहेगी आने वाले दौर में, कोई पेन पेंसिल नहीं रहेगा, सब गैजेट्स के जरिए से काम करेंगे। बच्चों को लिखने में बोर रहेगा, एग्जाम्स पूरे ऑनलाइन हो जाएंगे। मैं आज से करीब 17-18 साल पहले अमेरिका में ऐसे एग्जाम्स लिखा चुका हूं बच्चों को, जिसको कहते हैं हम ओपन बुक सिस्टम। बच्चा एक दिन पहले मुझे बोल देगा कि कौन सी किताबें उसके टेबल पे चाहिए, वो सारी किताबें मुझे रखनी है। उसको बोलेगा कि मुझे लैपटॉप भी ला कर दीजिए, लैपटॉप भी रखना है। बिकॉज नाउअडेज नोबडी केयर्स फॉर द नॉलेज, नॉलेज इज ऑल हियर। हमको बचपन में महाराष्ट्र का कैपिटल बोलो, तमिलनाडु का कैपिटल बोलो, ये सब सिखाया गया था। आज बच्चा बोलेगा कौन से जगह का कैपिटल, चलो अब मैं बोलता हूं रशिया का बोलो, चेकोस्लोवाकिया का बोलो, वो बोलेगा। उसके ऊपर से चैट जीपीटी, जेमिनाई सब आ चुके हैं, राइट? तो हम now the kids of the next era does not need knowledge. वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ था, उसके रिजल्ट क्या है, वो क्यों पढ़ेगा? उसके पास सब इंफॉर्मेशन है। दे डज नॉट नीड नॉलेज। कौन से जॉब सस्टेन करेंगे? इनोवेटिव थिंकर्स, ये बंदे आगे जाके टिकेंगे मार्केट में, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ये बंदे टिकेंगे मार्केट में। और तीसरा जो होता है वो है इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, ये टिकेंगे मार्केट में। इसके साथ अब क्योंकि एआई का दौर है, उसके साथ इमोशनल इंटेलिजेंस वाले मार्केट में टिकेंगे।
जहां हर चीज रोबोटिक हो जाएगी वहां पर ये बंदों की जरूरत पड़ेगी। भले ही वो डॉक्टर हो उसके अंदर ये सिफात चाहिए, वो इंजीनियर हो उसके अंदर ये सिफात चाहिए, वो टीचर है उसके अंदर ये सिफात चाहिए। कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए उसके अंदर ये सारी चीजें अगर है तो वो मार्केट में रहेगा, वरना नहीं रहेगा। एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड विद द स्किल्स एंड दिस वंस। तो डिजिटल इमिग्रेंट्स के रेसिडेंट्स के पास जब डिजिटल इमिग्रेंट जाके काम करेगा तो उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो सीखते जाइए। अरे भाई चैट जीपीटी से स्टार्ट करिए, वीएन जैसे वीडियो मेकर स्टार्ट करिए, कैनवा स्टार्ट करिए, आसान आसान चीजों से स्टार्ट करिए और उनको अपने क्लासरूम्स में इस्तेमाल करके इनके जरिए से बच्चों को पढ़ाइए। कब तक हम बासी टीचर बन के रहेंगे? बासी टीचर की कोई स्कूल में जरूरत नहीं है, सबको ताजा टीचर चाहिए। और हम ताजा टीचर कब बनेंगे? तब हम इन चीजों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे। धीरे धीरे ऐसे ही टेक बेबी स्टेप्स, इनको अडॉप्ट करेंगे। यूट्यूब है आपके पास, उससे सीखिएगा। आसानी से हम धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ते जाएंगे। सो आने वाला दौर जब एआई का दौर रहेगा, वीआर का दौर, ये ऑलरेडी स्कूल्स में आ चुका है। वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाया जा रहा है। बच्चे को जो दिखता है वो बिकता है, उसके सामने सारी चीजें नजर आ रही है, ही इज वेरी हैप्पी। Picture speaks 1,000 words. A picture speaks 1,000 words, but a video speaks 1,00,000 words. अगर आपकी क्लास के अंदर फातिमा है तो फातिमा को लीजिए, आप फातिमा का एनिमेटेड कैरेक्टर बनाइए, फोन से हो जाएगा। फातिमा को ही आप नोबिता बना रहे एक तरह से, तो फातिमा बन गई। अब फातिमा जो है उस लेसन में जो हो रहा है वो बोल रही है और वो आपको डालने की भी जरूरत नहीं है। फोन से उसकी एक फोटो ले लीजिए वर्ड्स की, वो वर्ड्स अल्फाज में बदल जाएंगे। अब फातिमा उसके हिसाब से एक्शंस कर रही है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके फोन में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में ऊपर सर्च है, उस सर्च में जाके अगर आप ऐसे हाथ रख के बोलेंगे कि क्रिएट ए कैरेक्टर ऑफ फातिमा जिसकी उम्र 5 साल की है, ये बच्ची पिंक कलर का ड्रेस पहनी हुई है, ये बच्ची अपने छोटे भाई अब्दुल्ला के साथ में है, उसकी उम्र 3 साल की है, वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ है, टोपी में है, फातिमा अब्दुल्ला से बात कर रही है अच्छे किरदार के बारे में। खत्म। एक बार गोल घूमेगा, 2 बार गोल घूमेगा, मैं जो जो बोला आपको वीडियो बन के आ जाएगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे हमने कभी ट्राई नहीं किया। ये जितने भी छोटे छोटे आपको क्लिप्स आते हैं ना ईद मुबारक वाले, ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन हमने ट्राई नहीं किया। तो हमको चाहिए कि छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करें। अब वो क्लिप बन गई, इस क्लिप को आप क्या करें, चाहे वो गिफ्ट फाइल हो जो भी हो, उसको उस क्लास के ग्रुप में भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अरे सब बोले अरे ये तो फातिमा है, अरे तो फातिमा है। अब फातिमा अगर सपोज क्लास की एक दंड बच्ची है, ये वीडियो देखने के बाद उसके अंदर तालीम की तरफ एक इंटरेस्ट पैदा होगा। शी विल स्टार्ट लर्निंग बेटर नाउ। मम्मी मम्मी देखो टीचर मेरा वीडियो बना के देखे, मम्मी तुम्हें देखो, दीदी देखो, भैया देखो, वो सबको बोलेगी अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है, तो वाह तेरे जैसे ये पूरा वीडियो, वेरी नाइस, दे विल फील सो हैप्पी। फिर फातिमा के मम्मी फोन करेंगे ननन को, हमारे क्लास की बच्ची की ना उसकी टीचर बहुत अच्छी है, आपको मालूम, उन्हें इतनी अच्छी वीडियो भेजी, मैं तुम्हें भेजी, देखो तुम देखो। दिस इज व्हाट वी नीड, पेरेंटल कोऑपरेशन। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं रिपोर्ट डे के दिन आते हम बोलते आगे जी नो, अब आधा घंटा सर पका देते हमारा। रिपोर्ट डे के दिन, पेरेंट मीटिंग के दिन रिपोर्ट कार्ड्स के मार्क्स देंगे, राइट। अब आप ऐसे बच्चे जो नहीं कर पा रहे हैं उनको इस चीज का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम वक्त में ज्यादा पढ़ा सकते हो। ये नॉलेज जो रहेगी वो आपको जो है गागर में सागर डालकर दे देगी, गागर में सागर डालकर दे देगी। कोशिश तो करके देखिएगा। अब इसी चीज को आगे बताते हैं। इफेक्टिव टीचिंग इन द मॉडर्न एरा बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग टुडेज लर्नर। मैं किससे बात कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी सहाबी टक से आते उनको तालीमात देना नहीं शुरू करते थे, आगे वाले को परखते थे, समझते थे कितनी नॉलेज ये रख सकता है, कितनी नॉलेज इसे दे सकते हैं, अब किस मोड में है, किस मोड के बाद। कभी बोले ठीक है कल आ जाना, परसों आ जाना, तरसों आ जाना, 3-3 दिन के बाद जवाब दिया करते थे। तो हमारा स्टूडेंट किस मोड में है उसको पहले समझो आप,
उसकी कैपेसिटी कितनी है उसको समझो आप, उसके हिसाब से आपको वर्क करना पड़ेगा. वी जनरली कॉल इट एज इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान्स. ये हमारे नॉर्मल क्लासरूम में वर्कआउट नहीं करेगा, लेकिन जब आप एआई की इस्तेमाल करोगे तो जरूर वर्कआउट करेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, लेट मी से दिस टू यू, अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप सिस्टम से हट जाओगे, आपके जगह दूसरा आ जाएगा. आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी वेल्लोर, पुणे, राइट, यहां से जो बच्चे इंजीनियरिंग करे हैं, आज वो बहुत सारे ट्यूशन सेंटर्स, इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं जिनका टीचर से बनने से कोई ताल्लुक नहीं था, जो कभी बीएड नहीं करे, आज वो चला रहे हैं. यही वजह है कि इसी वजह से जो डिजिटल दुनिया बढ़ रही है, उसी से ओडा क्लासेस चल रहे हैं. आपने नाम सुना होगा, ऑनलाइन ओडा क्लासेस, अन एकेडमी, खान एकेडमी, फिजिक्स वाला, मैथ वाला, केमिस्ट्री वाला, सब कौन है जो पढ़ा रहे हैं? क्या वो टीचर्स हैं? नहीं, वो यंग बच्चे हैं जो डिजिटल दुनिया के में महारत रखते हैं. आप भी कर सकते हो, लाखों कमा सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो. कैसे? आप अपने लेसन्स के वीडियोस बनाइए, फिर इन वीडियोस को कोई एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करिए, जैसे कि टीच मिंट हो गया. कोई पे करेगा तो उसको लेसन सुनने को मिलेगा, भले ही कम फीस लगाओ, 100 रुपए पर क्लास. एल्जीब्रा का पूरा 10th क्लास का सिर्फ 100 रुपीज, आपके सेशंस वहां आ रहे हैं. मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स, पूरे चैप्टर्स आपने बनाए, उस पर लोड कर दिए, टीचमेंट, वहां पर बच्चा पे करेगा तो ही उसको एक्सेस मिलेगा. आप ऐसे भी कर सकते हो. यू नो व्हाट, कोविड के दौर में सबसे ज्यादा कौन परेशान हुआ? सबसे लेट तो स्कूल्स खुले हैं ना, बंद मस्जिदों की तरह आलम हो गया था इदारों का तालीमी. कोविड के दौर में कौन सबसे ज्यादा परेशान हुआ? वो ज्यादा परेशान हुआ जिसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कोई भी पढ़ाने के नहीं आते थे, जिसे जूम नहीं आता था, जिसे और कौन से टीचमेंट नहीं आता था, राइट. ये लोग परेशान हुए. या फिर जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, गैजेट्स नहीं थे, वो बच्चे जो ऑलरेडी ऑनलाइन की पढ़ाई करते थे कॉन्वेंट स्कूल्स या दूसरे कॉर्पोरेट स्कूल्स के, उन्होंने छुट्टियों में कोविड के दौरान में डबल पढ़ाई कर ली. 8th का बच्चा 10th पर आ गया. क्यों? वो सचिन तेंदुलकर था और उसको उसके हिसाब से बॉल मिलते गए ऑनलाइन में, वो फटाफट करते गया. वीडियोस की लिंक आ रही है, टीचर पढ़ा रही है, क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन आ रहा है, वो आगे निकल गए. और हमारे बच्चे जिनके पास घरों में सेलफोन्स नहीं थे, टैब्स नहीं थे, जिनको ये नहीं पता था कि जूम क्या होता है, वो बच्चे पीछे रह गए. Therefore I said, if you run, dog will chase you. तो हमारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से हम टोटली परे भी नहीं कर दे सकते, एट द सेम टाइम उनके हाथ में कोई ऐसी वैसी चीज़ भी नहीं दे सकते. 2 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते अपनी बात को क्लोज कर देता हूँ इंशाल्लाह, कि बच्चों के अंदर जो है ना, या आपके अंदर, मेरे अंदर भी एक केमिकल ट्रांसमिशंस होते हैं. वो कैसा होता है, मैंने जैसे मॉर्निंग में एग्जांपल दी, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे 100 मील जाना है, एक मील के बाद एक माइलस्टोन आ रहा है, तो मेरी नज़र हाँ पत्थर पे, हाँ 1 कम हो गया, हाँ 2 कम हो गए, हाँ 3 कम हो गए, तो ये मेरी उत्सुकता को बढ़ाएगा, मेरे ईगरनेस को बढ़ाएगा. ठीक उसी तरह से, भाई कितने बॉल में कितने रन, ओ बाप रे 30 बॉल में है, अरे कितने रन बनाए, इतने रन है, 2 रन और कम हो गए, ये मेरी उत्सुकता को बढ़ाएगा. राइट. उसी तरह से मैं दस्तर पर बैठा हुआ हूँ, एक के बाद एक डिश आ रही है, पहले सैलाड ला के रखा गया, फिर हरीस ला कर रखी गई, फिर कबाब्स ला कर रखे गए, ये मेरी उत्सुकता को बढ़ाएगा. ये सारी चीज़ें जो है ना, एक केमिकल हार्मोन अपने ब्रेन में सेक्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिटिंग हार्मोन, और उसका नाम है डोपामाइन. ये डोपामाइन क्या करता है, हमारे अंदर की ईगरनेस को बढ़ाता है. तो वो बच्चे जो रील्स देखते हैं, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, जितना वो लोग ये एक्शन करते जाएंगे उतना उनके अंदर डोपामाइन बढ़ता जाएगा. द क्वांटिटी ऑफ डोपामाइन्स विल इंक्रीज. कोई सबवे सर्फर खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, ये सारी चीजों में यही होता है. डोपामाइन की क्वांटिटी हमारे ब्रेन में बढ़ती जाती है और आखिरी में आकर ये एक एडिक्शन बन जाता है. आप अपने पेरेंट्स जो आपसे मिलने आते हैं बच्चों के, उनको ये बातें समझाइए. अब इसको क्या करना पड़ेगा, डोपामाइन को डिटॉक्स करना पड़ेगा, विच इज वेरी डेंजरस प्रोसेस. अगेन, एक टीचर ने 8th क्लास की बच्ची के हाथ में से सेल फोन छीन लिया कि व्हाई डिड यू ब्रिंग द फोन टू द स्कूल.
अब ये फोन तुम्हारे मम्मी को दिया जाएगा, तुम कल मम्मी के साथ आना। लड़की घर को गई और सुसाइड कर ली। सेम केस एक लड़के के साथ में भी हुआ, उसके साथ भी ऐसे। एक जहां पर मैं रहता हूं वहां का केस बताता हूं, इसका एक्सट्रीमिज्म कैसा होता है। ये चीजों में क्या है ना, या तो हम डिफेंड करते हैं या अफेंड करते हैं। हाँ, हम करेश नहीं, हम बोलेश नहीं। आप देखिए क्या, दिस इज लाइक डिफेंडिंग। अफेंडिंग, किसको बोल रहे तुम? हाँ, क्या हुआ तुम्हारे को? दिस अफेंड। तो ये डोपामाइन डिटॉक्स के प्रोसेस में एक आम चीज है। +1 +2 इंटरमीडिएट के लेवल का बच्चा जिसके फादर ने उसे डांटा ये कहकर कि तू बहुत फोन देख रहा है, रात रात भर जागता है, फोन देखता है, 4 सौदे लाकर देना नहीं होता तुझे, मैं इतनी मेहनत करके आता हूं, तू क्यों दुकान को नहीं जाता और मम्मी जो बोल रही लाकर नहीं देता। बच्चे को गुस्सा आ गया, वो अंदर गया, किचन में से चाकू लाया और बाबा को ही मार दिया। He killed the dad. He killed him. तो ये चीज ऐसे सडनली भी नहीं छीनी जा सकती। ठीक है, जैसे कि एक शराबी है, वो फुल शराब पी रखा है, उसके हाथ में बोतल है, आप उससे उसकी बोतल छीन रहे हो कि नहीं पीना तुम, वो उसी बोतल से आप पर अटैक कर देगा। तो ये बच्चों के अंदर भी डोपामाइन एक एडिक्शन है, सेलफोन एक एडिक्शन है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। बेटे तुम 2 घंटे देख रहे ना बेटे, आप ये काम कर लेना, ठीक है, एज ए रिवॉर्ड तुम अभी आधा घंटा देख सकते हो, और मेरे बाजू बैठो, हम दोनों देखेंगे। क्या देख रहे हो? ये चलेगा। रिडक्शन, रीडिरेक्शन। अगर कोई यूट्यूब चैनल देख रहा है तो बोलेंगे इसमें स्टूडेंट वाला देखते हैं, कोई गेम खेल रहा है तो बोलेंगे मैथमेटिक्स की गेम खेलते हैं। ये मंकी देखो ना बेटा, जैसे जैसे एडिशन करेगा वो ऊपर के स्टेजेस में जाता जाएगा। एंड फाइनली रीचेंजिंग विद समथिंग एल्स। यानी चलो अभी काम हो गया आपका, आप और मैं ऊपर छत पे चलते हैं, वहां पर बैडमिंटन खेलते हैं। बच्चे को अगर उस फोन से कोई बेहतर चीज नजर आए तो वो फोन छोड़ सकता है। ऐसे कुछ सोचो क्या किया जा सकता है। हम सबके घरों में शायद ये माहौल हो रहा हो धीरे धीरे, और हम सबको इसके पीछे लगे रहना है, राइट। सो इस तरह से हम बच्चे के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। जो बच्चों के अंदर ये डोपामाइन ज्यादा हो जाता है उसका सब्र खत्म हो जाता है। इसीलिए आपकी क्लास में बच्चे आपसे बहस कर रहे हैं, टीचर्स को जवाब देते हैं, वो हाँ कर कर चले जाते हैं। ये सब होता है, इनके अंदर सब्र पैदा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन अल्लाह मा साबरीन, और जो सब्र नहीं करता अल्लाह उसके साथ नहीं। जिसके साथ अल्लाह नहीं उसकी कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट प्लीज, एंड विद दिस नोट आई थिंक आई एम ओके। प्लीज 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 लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। यस, एक बैक। हाँ, ये पहले के हिसाब से 21st सेंचुरी स्किल्स, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। एक लंदन का छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उनके यहाँ सैटेलाइट का इशू हो रहा था वाईफाई के लिए, तो उन्होंने क्या सोचा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, क्रिएटिविटी, एक बोलता गया। तो एक लड़के ने कहा कि हम जैसे हॉट एयर बैलून्स होते हैं उसमें छोटे से ट्रांसमीटर्स के साथ फैंस लगा के बैलून्स छोड़ देंगे और उसके अंदर वाईफाई के रेस देने वाले चीजें छोड़ेंगे, तो हमको सैटेलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बैलून्स हम छोड़ेंगे तो हो जाएगा, राइट। उसको फिर क्रिटिकल थिंकिंग में लाया गया, कोलैबोरेशन किया गया, मुख्तलिफ कंपनियों को बुलाया गया, कम्युनिकेट किया गया और उसको अमल में लाया गया, सक्सेसफुल भी रहा। उसी तरह से टैक्सी ड्राइवर्स के कार्स के अंदर भी सपोर्टिंग किया गया, इट वर्कड आउट, कुछ हद तक वो काम कर गया। सर नेक्स्ट प्लीज, 2 और एक या। तो आज की दुनिया के हिसाब से आने वाले दौर में 21st सेंचुरी स्किल्स जो होते हैं कॉग्निटिव है, डिजिटल है, इंटरपर्सनल है और इंट्रापर्सनल है। वो वाले नहीं हट गए जो पहले थे, वो इसके अंदर हैं। आप घर जाएंगे, अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे 21st सेंचुरी स्किल्स इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे। डिसीजन टेकिंग स्किल्स, हम बच्चों को इतना रट्टा मारू बना दिए हैं कि वो सेल्फ डिसीजंस ले नहीं सक रहा है, लॉजिक्स, कम्युनिकेशंस उसके साथ में नहीं हो रहा है। उसी तरह से डिजिटल दुनिया है, राइट, वो जो भी काम कर रहा है, आप अगर आप उसको बोलेंगे बेटे तुमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, तुम कल असेंबली में सबके सामने स्कूल में ये बताना, तो बोलेगा वाई, मैं सिर्फ इतने बच्चों के सामने असेंबली में क्यों बोलूं, मैं इसका अच्छा सा वीडियो बनाता हूं और ये वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा,
हजारों लोग देखेंगे, हर कंट्री से देखेंगे। यू नो व्हाट, ये फर्क हो रहा है हमको बच्चे को समझने में। बच्चे की थिंकिंग हमारे से बहुत आगे जा रही है और हम उसकी दुनिया के अंदर दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं ताकि ही कैन अंडरस्टैंड बेटर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको सही तरीके के साथ पढ़ाने के अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। और क्योंकि वी आर बीइंग द टीचर्स, हमको चाहिए कि हम साथ साथ लर्निंग करते रहें, हम भी पढ़ते रहें साथ साथ में, राइट। लाइक रविंद्रनाथ टैगोर सेड कि वो जब स्कूल में गए थे शांति निकेतन, राइट, उनके पास सिर्फ 30% नॉलेज थी, 70% नॉलेज जो थी उन्होंने बच्चों से सीखी। तो आप बच्चों के साथ में जो है ना सर्कल टाइम करिएगा, सर्कल टाइम, लेट देम स्पीक, एक एक टॉपिक उछालिए और लेट देम स्पीक। जब वो बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कि यस दिस इज द रियल एजुकेशन हैपनिंग। अब उसको आंसर में तब्दील करने के लिए बोलिए, जो भी है, टॉपिक पूरे का पूरा आप ही मत पढ़ाइए, बच्चों को नहीं समझ में आएगा और नहीं लगेगा। टेक द हेल्प ऑफ द वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन, फिर इंटरेक्शंस, जितना हो सके बच्चों के साथ में इंटरेक्शंस करिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर बहुत ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है। और जो यासीन बिगबाज साहब ने मेरे से पहले वाले सेशन में चंद सिफात को आपके सामने रखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, उसके साथ ये टेक्नोलॉजी को मिक्स करके देखिएगा, आपको और वंडरफुल रिजल्ट आ जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर सैयद आरिफ साहब। अब इसके बाद आइटा का तारुफ आपके सामने पेश करेंगे। मैं उसके लिए जनाब मुख्तार साहब को दावत देता हूँ कि वह आए और अपनी बात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल एहतराम अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद, दीगर ज़िम्मेदारान, बिरादर अज़ीज़ सैयद आरिफ साहब, यासीन बिगबाज साहब और आज की इस नशिस्त में शरीक काबिल एहतराम मौल्लिमीन और मौल्लिमात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी हुई कि आप तमाम बड़ी देर से आइटा के इस वर्कशॉप को सुन रहे हैं। भले ही हमारा प्रोग्राम 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ, उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं कि वक्त पर हम इसको शुरू नहीं कर सके। और हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें अब तक बताई गई हैं और जो अब बताई जाने वाली हैं, इस पर आप गौर करेंगे और अपने आप को अमल के मैदान के लिए इंशाअल्लाह तैयार करेंगे। एक छोटा सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि क्योंकि ये वर्कशॉप है, टू वे कम्युनिकेशन आपको एक्टिव रखने के लिए और मुझे भी ये देखने के लिए कि आप एक्टिव हैं या नहीं, एक छोटा सवाल मैं करना चाहूँगा। आप में से कितने ऐसे हैं जो यहाँ शरीक, जो आपने ख़ुद फैसला करके टीचर्स बने हुए? हाथ उठाइए ज़रा प्लीज़। ख़ुद मैं टीचर बनूंगी या बनूंगा, इसका फ़ैसला लेकर कितने लोग बने हुए हैं? वेरी गुड। अब जो लोग हाथ नहीं उठाए हैं वो आया टीचर्स हैं या नहीं हैं? है? बहुत अच्छे है। चलिए, ये बड़ा ही एक सब्र आज़मा काम है मौल्लिमीन और मौल्लिमात का, और एक बड़ी तादाद हमारे पास लेडी टीचर्स की भी है। आप काबिल मुबारकबाद हैं कि अपना कीमती वक्त, छुट्टी का दिन आपने कुर्बान करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हम आपको आइटा की जानिब से मुबारकबादी पेश करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला आपके आने को कबूल फ़रमाए और यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने और उसको अपनी क्लासरूम में और एक इज्तिमाई काम को अंजाम देने की अल्लाह ताला आपको सलाहियत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, इस वक्त हमने देखा और सुना कि एजुकेशन का एक कमर्शलाइजेशन हो गया है, एक बिज़नेस बन गया है। इस दौड़ में कई पेरेंट्स मुलव्विस हैं और उसका रास्त इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट्स पर पड़ता है। अब तक हमने जो रोबोट की बात AI के ज़रिए से सुन रहे थे
वो खुद हमारे बच्चे इस वक्त एक रोबोट बनकर रह गए हैं। सोशल लाइफ उनकी पूरी तरह से डिस्टर्ब है, किसी से गुफ्तगू नहीं कर पाते हैं, किसी से बातचीत नहीं कर पाते हैं। बड़ा ही एक अजीम बच्चों के वक्त का एक मजाक गोया के बनाया गया है। मार्क्स की इस दौड़ में खुद असातिज़ा भी परेशान हैं कि बच्चा भले ही कुछ करे लेकिन 100% लाए, कैसे भी करे बच्चा हमारा 100% मार्क्स लेकर कामयाब हो जाए। एक बड़ा ही चैलेंजिंग दौर इस वक्त हमारे सामने है। दूसरी चीज़ जो हम इस वक्त देखते हैं कि हमारी जो अपनी तहजीब है, जिसको हम अपना कल्चर कहते हैं, मार्क्स के इस दौड़ ने हमें अपनी तहजीब से दूर कर दिया गया। हम अपनी तहजीब को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। हमारी अपनी क्लासरूम्स, हमारे अपने कैंपसेस, हमारे अपने बच्चे जो कैंपसेस में पढ़ते हैं, उनको अपनी तहजीब का कोई ख्याल, कोई जो है मिटने का, ख़त्म होने का कोई जो है न गम और खौफ नहीं है। ये भी एक बड़ा आजमाइश वाला दौर हमारे पास है। और तीसरा और अहम जो सिचुएशन इस वक्त बिलखुसूस हमारे मुल्क में उठा है, वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, जिसको हम फ़िक्री इंतशार कहते हैं, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस। आप में से कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज़ इस्लामिक आइडियोलॉजी? इस्लाम का नज़रिया क्या है? कोई बताएंगे आप में से? व्हाट इज़ इस्लामिक आइडियोलॉजी? कोई भी बताइए, जो भी आपको मालूम है। ज़रूरी नहीं कि हम आपको मार्क्स देंगे, मार्क्स के लिए नहीं, मेरे इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। क्या है इस्लामिक आइडियोलॉजी? इस्लामी फ़िक्र किसे कहते हैं? कुछ मैसेजेस वहीं गर्दिश कर रहे हैं पीछे के हिस्से में, ज़रा इधर भी। जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपको? तो उसी ज़ोर से बोलिए ना, बोलो बोलो बोलो। रज़ा इलाही फलाह आखिरत। गुड, अच्छा जवाब है। और कोई इसमें ऐड करना चाहेंगे? कुरान और सुन्ना। जी, इस्लामिक आइडियोलॉजी। अच्छा, दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी चला जाए। जी, मैं कुछ इसकी वजाहत करना चाहूँगा। हम तमाम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बताता है ये? क्या बताता है? जी, तौहीद, यानी कि इस पूरी कायनात का एक खालिक है। ये इस्लामिक आइडियोलॉजी की बुनियाद है कि हमारे अंदर ये शऊर आ जाए कि इस कायनात को बनाने वाला एक खुदा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बच्चों को हम अब तक पढ़ाते आए हैं कि इस ज़मीन का सबसे पहला इंसान बंदर था बोलकर। मालूम है आपको किसकी थियरी है ये? डार्विन की, जो फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई है उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमने अपने बच्चों को पढ़ाया है कि इंसान पहले बंदर था, जो बिल्कुल इस्लामी नज़रिए तालीम के ख़िलाफ़ है। तो वहीं हम देखते हैं कि इस दौर जदीद में बिलखुसूस हमारे मुल्क में एक आइडियोलॉजिकल वार चल रहा है, क्राइसिस है। हर चीज़ को जो है ऐसे कहानियों से, क़िस्सों से जोड़ा जाता है कि कहा जाता है कि प्लास्टिक सर्जरी फ़लाँ ज़माने में फ़लाँ ने की थी, पाथ फाइंडर्स किसी ज़माने में फ़लाँ ने भेज दिए थे। इस तरह के कहानियों से, इस तरह के ख़याली चीज़ों से एक इंतशार की कैफियत जो है तालीमी निज़ाम के अंदर पैदा हो गई है। तो जाहिर है जब ये निज़ाम ऐसा असर डालता है मासूम जहनों पर, जो आगे चलकर वो हमारे काबू में नहीं रहते हैं। अभी सुबह हमारे आरिफ साहब बता रहे थे कि जितने भी वीडियो गेम्स हैं, उन गेम्स में बच्चे ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं कि वहाँ से आप उनको निकाल बाहर करना मुश्किल आ जाता है। कि स्कूल में बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं, तालीम क्यों देते हैं, इसकी क्या वजह है? ये भी सवाल आपसे है। क्यों पढ़ाते हैं हम बच्चों को, क्या वजह है? जी,
डेवलपमेंट। और आज तो बगैर स्कूल के गए बच्चे भी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। लोग कहते हैं कि स्कूल में क्या रखा है, मैं तो ज़्यादा दौलतमंद आदमी हूँ। क्या वजह है हम बच्चों की तरबियत करते हैं? अच्छा, आप लोग यहाँ पर वर्कशॉप में आए हैं, इस वर्कशॉप में शरीक होने का क्या मकसद है आपका जी? नॉलेज गेन करने के लिए। तो तालीम का एक सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे मिजाज में तब्दीली आ जाए, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए। बड़ों से कैसे बात करें, बच्चों से कैसे बात करें, कैसे गुफ्तगू करें, ये बिहेवियरल चेंज के लिए जो है ये ट्रेनिंग्स होते हैं। अब तक जो मालूमात हमारे पास थी, आज की सेशन से हमने सीखा कि हमारे अंदर कुछ तब्दीली वाक़ई हुई है। अब हम कल क्लास में जाएंगे तो इस तमाम तैयारी के साथ जाएंगे। हमारे मिजाज में, हमारे बिहेवियर में, हमारे बर्ताव में जो है चेंज आना है। तो ये तालीम का असल मकसद है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि इस वक्त तालीमी निज़ाम इतना जो है बच्चों को मुंतशर किया हुआ है कि वो इस्लामी नज़र तालीम से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल दूर होते चले जा रहे हैं। अब चूंकि हमारे इस कमरे में एक मखसूस अक़ीदे और फ़िक्र को मानने वाले मौलिमीन और मौलिमात हैं, तो इसीलिए उसी पस मंज़र में मैं अपनी बात को रखूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें चाहते हैं कि हमारी इस नज़र तालीम का फ़रोग़ हो, इसको आम किया जाए, फिर जो है तालीमी निज़ाम के अंदर ऐसी मस्बत तब्दीली हो जाए जिसके ज़रिए से लोग अपने पैदा करने वालों को पहचानने वाले बन जाएं। तो ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन जो इस मुल्क की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म असातिज़ा की तंजीम है। फेडरेशन आपको बहुत सारे मिलेंगे इस मुल्क के अंदर, लेकिन नेशनल लेवल की जो सबसे बड़ी तंजीम होगी वो ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन है, जिसका क़याम 1992 में हुआ। और उसके बाद से लेकर अब तक मुसलसल ये असातिज़ा के फ़िक्री, इल्मी और फ़न्नी, असातिज़ा की फ़िक्री, इल्मी और फ़न्नी इर्तिक़ा के लिए कोशिश कर रही है। असातिज़ा का आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है हो, इसके लिए मुसलसल आइटा कोशिश करते आ रही है। अब आइटा को, असातिज़ा को मुनज़्ज़म करने की क्या ज़रूरत है, ये भी बड़ा सवाल है। आपको जमा आज इसलिए किया गया है कि आप एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, मुनज़्ज़म हो जाएं। क्यों मुनज़्ज़म होना चाहते हैं? इसलिए कि जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस सब में अल्लाह तबारक व तआला ने अलग 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 सलाहियतें दी हैं, मुख्तलिफ़ टैलेंट्स आपके पास मौजूद हैं। ये तमाम टैलेंट्स अगर इकट्ठा हो जाएंगे, एक जमा हो जाएंगे, तो तालीमी निज़ाम की जो मस्बत तब्दीली आइटा चाहती है उसका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम ये दावा नहीं करते कि हम आइडियल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो वी आर मॉडल, हम आइडियल हैं, ऐसा नहीं है। हम आइडियल बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस आइडियल बनने की कोशिश में आपकी सलाहियतें, आपकी ताकत, आपका वक्त, आपका इल्म लगना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी सिस्टम में अगर तब्दीली ज़रूरी होती है तो उसका सबसे बुनियादी निज़ाम होता है वो एजुकेशनल सिस्टम होता है। हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह कुछ भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। अगर तालीमी निज़ाम में तब्दीली वाक़ई हो जाए तो आप देखेंगे कि पूरा निज़ाम जो है एक बार तब्दील हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के कैदियों को जो जुर्माना आयत किया गया था उसमें यह बात बताएगी, तो हमारे तुम बच्चों को तालीम दो, इनको बताओ, इनको पढ़ाओ, इनको सिखाओ। असहाबे सुफ़ा की बात हमारे पास आई, क्यों? इसलिए कि सीखने का अमल ऐसा है, निज़ाम तालीम ऐसा है जो पूरी सदी की फ़िक्र को तब्दील कर देता है, और वो काम असातिज़ा कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। इस मुल्क में भी और दीगर ममालिक में भी जो बड़े बड़े इनकलाब आए हैं वो तालीमी निज़ाम से और असातिज़ा से आए हैं। जो फ़िक्र साजी जो तलबा की हो, निज़ाम तालीम की हो, जो तब्दीली के जो जुस्तजू रखते हैं वो असातिज़ा हैं। तो अगर ये मुनज़्ज़म हो जाएं, एकजुट हो जाएं, एक बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तो यकीनन जो है इस मुल्क के अंदर भी हम मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। तो हम देखेंगे कि मुख्तसर वक्त में मैं आपके सामने आइटा का एक मुख्तसर तारुफ करता चलूँगा कि इसके अगराज़ व मकासिद क्या है। तो आइटा के अगराज़ व मकासिद में जो सबसे पहला मकसद हम देखते हैं
अगराज़ व मकासिद में तालीमी इदारों में बेहतर तालीमी और अखलाकी माहौल को पैदा करना। आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप मेरी आवाज़ को सुन के इसको समझ सकते हैं। तालीमी इदारों में बेहतर तालीमी और अखलाकी माहौल पैदा करना। आज के तालीमी इदारों की कैफियत आप तमाम जानते हैं, उसकी तफसील में हम नहीं जाएंगे। तो असातिज़ा बिरादरी से हमें ख्वाहिश करते हैं कि वो तालीमी इदारों के अंदर अखलाकी और तालीमी माहौल को फ़रोग़ देने के लिए इस इज्तिमाइयत का हिस्सा बने। तालीम को जाहिलियत के असरात से पाक करना और इस्लामी नज़र तालीम को फ़रोग़ देने की कोशिश करना। जहालत क्या है, इसकी बड़ी तफसील है। इसके लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूँगा, इस्लाम और जाहिलियत। इस किताब का आप मुताला कीजिए, आप जाहिलियत क्या है उसको आप समझेंगे। मैं समझता हूँ कि अब 2 सेशन में हमारी चीज़ें जो सामने आई हैं वो तमाम बातें आपने नोट की होंगी अपने मोबाइल्स में, अपने जहन में, चूँकि वो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट भी करना है। जाहिलियत को तालीमी निज़ाम से पाक करने का मकसद जो है आइटा अपने नज़दीक रखती है। उसके बाद असातिज़ा की इल्मी, फ़िक्री, फ़न्नी और अखलाकी पेशा वाराना सलाहियतों को फ़रोग़ देना है। पेशा वाराना सलाहियत से मुराद ये है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, अभी तक हमने सुना कि अपने टूल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे टीचिंग फील्ड में हम अपने आप को तैयार करें, ये तमाम जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आता है। और असातिज़ा इल्मी एतबार से भी आगे बढ़े। जब इल्म रुक जाता है पढ़ने का तो जाहिर है हम अपने तलबा को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आइटा ये चाहती है कि इल्मी एतबार से भी हमारे असातिज़ा जो है अपने आप को तैयार करने वाले बन जाएं। तलबा की फ़िक्री, इल्मी और अखलाकी रहनुमाई करना, यानी कि जो हमारे ज़ेर असल तलबा हैं उनको सिर्फ मार्क्स की दौड़ में आगे बढ़ाना नहीं है। जो अभी हमारे सामने इमोशनल इंटेलिजेंसी की जो बात आई कि एक बच्चा अपने बाप को भी कत्ल कर सकता है, ये क्यों हुआ? इसलिए कि हमने उसके जज्बात को एक सही रुख देने की कोशिश नहीं की है। हम सिर्फ उसको किताब का जो है कीड़ा बना दिया, लेकिन अपनी समाजी ज़िंदगी में वो कैसे जिए उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। तो आइटा असातिज़ा बिरादरी से ये ख्वाहिश करती है कि तलबा की फ़िक्री, इल्मी और अखलाकी तरबियत जो है उनके ज़रिए से हो। उसके अलावा सरकार के ज़रिए से जो भी पॉलिसीज़ आते हैं, मालूम हुआ कि पिछले हफ्ते यहाँ पर NEP के मुतालिक कुछ वर्कशॉप भी रखा गया था, बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें जो भी सरकारी पॉलिसीज़ आते हैं, जो भी नई चीज़ें सिलेबस में दाखिल होती हैं, उनका जायज़ा लेना और उसमें मौजूद ऐसी चीज़ें जो किसी भी मज़हब को या यहाँ के जमहूरी क़दरों को पामाल करने वाली हों, उनकी तरफ हुकूमत को निशानदही करना और उसको वहाँ से निकाल मारने की कोशिश करना, ये आइटा जो है अपने अगराज़ व मकासिद में इसको शामिल किए। उसके अलावा हम वतन असातिज़ा और तलबा के सामने इस्लाम से मुताल्लिक़ गलत फहमियों को दूर करना। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऐसे मौलिमीन और मौलिमात भी होंगे जिनके साथ बहुत सारे नॉन मुस्लिम टीचर्स भी होंगे। अगर आप एक उर्दू स्कूल से हटकर या मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल से हटकर किसी स्कूल से हैं तो आपके साथ गैर मुस्लिम टीचर्स भी रहते हैं। कॉलेजेस में जो है गैर मुस्लिम तलबा भी रहते हैं। तो वहाँ इस्लाम के मुतालिक उनकी जो गलत फहमियाँ हैं, जो इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से, खुदा से दूर हैं, तो उनको करीब करने, उनकी गलत फहमियों को दूर करने, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका बनाने के लिए आइटा अपने मेंबरान से, अपनी वाबिस्ता अफराद से करेगी कि ये हम वतन असातिज़ा जो गैर मुस्लिमीन हमारे साथ रहते हैं, उनकी जो है इस्लाम से मुतालिक गलत फहमियों को दूर करना है। फिर असातिज़ा के जायज़ हुकूक़ के लिए कोशिश करना। जो भी राइट्स हमारे हैं, हमें महसूस होता है कि हम पर जुल्म हो रहा है। राइट्स के लिए बहुत सारी तंजीमें हैं असातिज़ा की, लेकिन आइटा भी मखसूस तौर पर असातिज़ा के वो जायज़ हुकूक़ हैं जिनके लिए वाक़यतन लड़ाई लड़ना है, उसके लिए आइटा बाकायदा जो है लड़ेगी और उनको हुकूक़ को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा बिलखुसूस हमारी मिल्लत के अंदर जो तालीमी पसमानदगी पाई जाती है, उसको दूर करने के लिए आइटा से वाबिस्ता अफराद असातिज़ा कोशिश करेंगे कि मिल्लत के अंदर जो है, समाज के अंदर तालीमी मियार बढ़े, तालीमी ख्वानदगी बढ़े, पसमानदगी ख़त्म हो जाए। इसके लिए आइटा अपने अगराज़ व मकासिद में इसको शामिल किया है ताकि आप लोगों के ताउन से वो काम आगे बढ़ सके। जी यासीन साहब, तो ये तमाम काम कैसे अंजाम पाएंगे उसका ज़िक्र हमें यहाँ पर मिलता है कि हमारा जो तरीक़ेकार होगा कि हम हिंदुस्तान के जमहूरी कदरों को सामने रखते हुए पूरे अमन के साथ, पूरे जो है जमहूरी
तरीक़े के साथ इस्लामी हुदूद को सामने रखते हुए इन तमाम अगराज़ व मकासद को हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हम आगे चलेंगे कि इस तंजीम का, इस एसोसिएशन का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्राइटेरिया में हमारे सामने ये बात आती है, नेक्स्ट चलिए, अगला स्लाइड ले लीजिए, नेक्स्ट वाला, इसके बाद वाला जी। हर वो फ़र्द जो तदरीस से यानी कि टीचिंग फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला हो, भले ही वो अब अपनी खिदमात अंजाम दे रहा हो या फिर रिटायर्ड हो गया हो, तो वैसा फ़र्द चाहे वो मर्द हो या ख़ातून इस एसोसिएशन का मेंबर वो बन सकते हैं। आगे लीजिए। हाँ, हिंदुस्तानी शहरी जो तदरीसी पेशे से वाकिफ़ हो, वो जो है बाकायदा तदरीसी पेशे में शामिल हो, वो जो इसके मेंबर बन सकते हैं। फिर उसके बाद जो नज़्म व ज़ब्त है, दस्तूर है, और हमारे पास एक ज़ाब्ते अखलाक भी है, उसको भी मैं कुछ आपके सामने अर्ज़ करता चलूँगा आखिर में, तो उसकी जो है पाबंदी करना। फिर उसके बाद रियासती जो सदर होगा, वो सदर जो है इसके रेकमेंड करेगा कि फ़ला जो है उस्ताद या उस्तानी साहबा जो इसके मेंबर बन सकते हैं। तो बहुत ही एक एप्लीकेबल, या फिर इसको ऐसे कहेंगे कि अमलन तौर पर जो है किसी को मेंबर बनने के लिए एक आसान क्राइटेरिया हमने रखा है कि दस्तूर की पाबंदी, तदरीसी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले, और भी एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी कि तदरीसी पेशा सिर्फ कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ का नहीं है, बल्कि वो अरबी मदारिस के असातिज़ा भी जो इसके मेंबर बन सकते हैं। आगे चलिए। तमाम अमल जो है बाकायदा इंतखाबात के ज़रिए से होता है, इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए से होता है। इलेक्शन का एक क्राइटेरिया हमारे पास दस्तूर में दिया गया है, जो फ़र्द भी उस क्राइटेरिया को पूरा करता है वो बाकायदा वोटिंग के ज़रिए से इसके किसी भी इस नज़्म के तहत किसी भी जिम्मेदारी पर वो इलेक्शन के बाद वो फाइज हो सकता है, उस जिम्मेदारी को संभाल सकता है। इसके अलावा अब ये पूरे सिस्टम के अंदर जो तफसील का मौका नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक ख़ास बात हमने इसमें ये भी शामिल की है कि हमारे पास ख़वातीन मुअल्लिमात, जो ख़वातीन टीचर्स हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है, और गोया कि एक बड़ा हिस्सा जो है तालीमी निज़ाम का ख़वातीन पर चल रहा है। तो हमें चाहते हैं कि वो भी बाकायदा मुनज़्ज़म हो जाएँ। तो हमने नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर जो है ख़वातीन लेडी कन्वीनर के नाम से एक ज़िम्मेदारी उनके लिए दी है, जो इस वक्त हमारे पास नागपुर की एक खातून है सफ़िया बाजी, वो हमारी नेशनल लेडी कोऑर्डिनेटर हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश के भी हैं, वो 2 नेशनल लेडी कोऑर्डिनेटर्स हमारे पास हैं। इसी तरह से स्टेट में भी है और लोकल लेवल पर भी ये सिस्टम हमारे पास है। तो गोया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ख़वातीन भी जो है इस ज़िम्मेदारी पर आए, आगे बढ़ें, अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करें, ख़वातीन टीचर्स को जो मुनज़्ज़म करने की वो कोशिश करें। इसकी तफसील मैंने बता दिया मुख्तसर में, जो हमारा 4 लेयर्स का सिस्टम है उसकी तरफ से। फिर आइटा का जो पीरियड ऑफ टर्म होता है, जो मीक़ात होती है, वो सेंट्रल और स्टेट के लिए 4 साल की होती है। जो भी ज़िम्मेदार बनेंगे वो 4 साल के लिए रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट और लोकल के लिए 2-2 साल के लिए ज़िम्मेदार बनेंगे। हर 2 साल में डिस्ट्रिक्ट और लेवल पर इलेक्शंस होंगे। स्टेट और नेशनल लेवल पर 4 साल में एक बार सदर और दीगर ज़िम्मेदारान तब्दील हो रहेंगे। तो गोया कि नेशनल और स्टेट पर 4 साल का ये मुद्दत होगी, और डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर जो 2-2 साल की मुद्दत हमारे पास रहेगी। आखिर में हमारे पास जो ज़ाब्ते अखलाक की बात आई, ये बड़ा ही अहम है, जिसको मैं और आप समझने की ज़रूरत है। उसको मैं मुख्तसरन आपके सामने अर्ज़ किए देता हूँ। ज़ाब्ते अखलाक में जो सबसे पहली चीज़ है, एसोसिएशन का हर मेंबर अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालने की कोशिश करेगा। ज़ाब्ते अखलाक जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आइटा अपने दस्तूर का हिस्सा रखी है। जो भी मेंबर बनेगा वो इन चीज़ों की पाबंदी की तरफ कोशिश करेगा, आइटा के मकासद के लिए कोशिश करता रहेगा। नेक्स्ट, अपने फ़राइज़ मनसबी, जो भी हमारी ड्यूटी है, तदरीस की जो ड्यूटी है, मेहनत, लगन, खुलूस, दयानतदारी के साथ अंजाम देता रहेगा। नेक्स्ट, अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में वक्त की पाबंदी, सबक की तैयारी, कमज़ोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो के साथ जो है उनकी रहनुमाई करेगा। आज हम देखते हैं कि एक बड़ी तादाद ऐसी है इंस्टीट्यूशंस की जो 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 अच्छे बच्चे होते हैं उन्हीं को पिकअप कर लेते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती है। लेकिन आइटा के मेम्बरान के लिए ये बात बताई गई कि कमज़ोर तलबा पर जो तवज्जो दें, उनको जो है अपलिफ्ट करने का काम आइटा के मेंबर्स करें। मिसाली इंसान बनाने की गर्ज से अपनी शागिर्दों की तालीम और तरबियत को, अहमियत को पेश नज़र रखें। हम आइडियल इंसान समाज के लिए अपने तलबा को बनाना चाहते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, फला फला बनकर सिर्फ जो है अपने आप को पैसा कमाने वाला न बन जाए,
बल्कि वो समाज की खिदमत करने वाला एक मिसाली इंसान बनकर परवान चढ़े, उस लिहाज से उसकी तरबियत हो, हम उसकी कोशिश करेंगे। अपनी पेशा वाराना सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए हमेशा हमारे असातिज़ा मेंबर जो है कोशिश करते रहें। यानी कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हमारे पास आई, हम में से हर फर्द ये चाहे कि वो अपने पेशा वाराना काम इस पर करता है। आखिर में एक इश्यू एड्रेसिंग सेल हमारे पास है। जितने भी मसाइल हैं तालीम से जुड़े, असातिज़ा से जुड़े, वो तमाम मसाइल को सॉल्व करने के लिए कानूनी लड़ाई का जो मामला है, ये IAC जो है इसको अंजाम देने की कोशिश करता है। तो ये मुख्तसर वक्त में मैंने आपके सामने ये बात बताने की कोशिश की कि आईटा का ये जो काम है, ये काम इसलिए अंजाम दिया जा रहा है कि तालीमी निज़ाम में और हमारे तलबा के अंदर एक मस्बत तब्दीली आए, एक पॉजिटिव चेंज हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर आए, तालीमी निज़ाम के ज़रिए से पूरे समाज पर उसके असरात हों। और इस काम को अंजाम देने के लिए असातिज़ा की क़ुव्वत, आपकी सलाहियतें, आपका वक्त, आपका इल्म ज़रूरी है। तो इस मौके पर मैं आप तमाम से इस बात की गुजारिश करूँगा, ख्वाहिश करूँगा कि आप आईटा का और अच्छे तरीके से मुताला कीजिए। आपके पास इसके फ़ोल्डर्स पहुँचाए जाएंगे, मेंबरशिप का फॉर्म भी आपको दिया जाएगा। इस तमाम को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, पूरे इत्मीनान के साथ आप फॉर्म फिलअप करके यहाँ आप उसको बाद में भी दे सकते हैं। हमारी ये कोशिश है कि गोवा में हम फ़िलहाल एक 4 मकामात पर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। अभी सुबह एक मकाम पर हुआ, आज है, फिर कल 2 मकामात पर है। तो इस तरह से इन 4 मकामात पर हम असातिज़ा को ऑर्गेनाइज़ करके एक एडहॉक सिस्टम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। फिर आइंदा दिनों में जब इसकी मेम्बरान की तादाद बढ़ेगी, बाकायदा इलेक्शन होगा, स्टेट और ज़िम्मेदार वहाँ पर बनाए जाएंगे और सिस्टम को कायम किया जाएगा, और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस मौके पर आप तमाम से इस बात की ख्वाहिश करता हूँ कि आइंदा दिनों में आप इस मुनज़्ज़म जद्दोजहद का हिस्सा बने और एक बड़ी तब्दीली के लिए, मस्बत तब्दीली के लिए अपने आप को संवारें, तैयार करें और अपने तलबा की ख़ास रहनुमाई करके एक मिसाली इंसान बनने के लिए उनको आमादा करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अब इसके बाद मैं जमात इस्लामी हिंद गोवा के अमीर जनाब आसिफ हुसैन साहब को दावत देता हूँ कि वो अपना इख्तितामी कलिमात हम तमाम लोगों के सामने रखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये पूरा सेशन का प्रोग्राम जिस तरह से आप विटनेस किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से चेहरों से ऐसा लगता है कि इट वाज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी मोटिवेटिंग। और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सेशंस हो जिससे मिल्लत और मिल्लत के टीचर्स को जो है भरपूर फ़ायदा पहुँचे। ऑफ कोर्स इसके लिए हम लोग को वी ऑल्सो हैव टू थैंक जो रिसोर्स पर्सन्स आए हैं। अभी सुबह का सेशन भी मैं इनके साथ वास्को में था, वेरी पावरफुल प्रेजेंटेशंस रहे हैं और उसका फ़ायदा हम लोग उठाएंगे। एंड ऑब्वियसली ये जो है यहाँ से हम लोग को जो है बहुत सारा काम हम लोग को शुरू करना है। दिस इज़ द बिगिनिंग एंड देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी अहेड। तो इंशाल्लाह आने वाले 10-15 मिनट में, क्यों ये जर्नी लॉन्ग है, इस सिलसिले में चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिस इज़ फाउंडेशनल। ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी फ़िलॉसफी, हमारी कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन को डिफ़ाइन करता है। इट डिसाइड्स आवर पर्पस ऑफ आवर लाइफ, इट डिसाइड्स आवर वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इट डिफाइंस आवर फैमिली सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम। ये सारा चीज़ का एक्सेस जो है वो कलीमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इसकी जानकारी, इस कलीमा का इम्प्लिकेशंस की जानकारी जितना बेहतर अंदाज से हम लोग जानेंगे, उतना बेहतर अंदाज से हम लोग इस लाइफ के अलग अलग सेगमेंट्स जो है, अलग अलग फील्ड्स में जो है हम लोग इफ़ेक्टिव और पावरफुल बन सकते हैं। तो ये बड़ी गर्ज की इम्पोर्टेंस है कि हम लोग इस चीज़ को, वाई इज़ कलीमा सो पावरफुल, ये मक्का के मुशरिकीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बेहतर अंदाज से समझे। दैट इज़ वाई दे इमीडिएटली स्टार्टेड अपोजिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दे न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, they could see, they could visualize the change.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah changed the slavery of men by men. It was going to change that scenario. And हमारा सोविरान, हमारा मालिक, हमारा खालिक का इंट्रोडक्शन जो है सारी कायनात के सामने होने जा रही थी. एंड दैट इज़ व्हाट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड. सो ये इस्लाम के जितने भी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको सिरातुल मुस्तकीम बताया जा रहा है, हम लोग को जीने का तरीका बताया जा रहा है, हमारी दीन की पिलर्स, तमाम चीज़ हमको खोल खोल कर बताया जा रहा है. इट ओनली सेज, ये यही बात का गवाही है कि इस्लाम इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी फॉर्मल, वेरी सिस्टमैटिक, बेस्ड ऑन प्लानिंग. ये चीज़ हम लोगों को बताता है. इसमें कोई दो राय है? आप लोग ये समझते हैं कि इस्लाम इज़ नॉट ऑर्गेनाइज, नॉट सिस्टमैटिक? नमाज का तरीका हो, नमाज जिस अंदाज से हम लोग पढ़ते हैं इमाम के पीछे, तरावी की नमाज, रोज़े हम लोग जिस तरह से रखते हैं, ज़कात का कलेक्शन का सिस्टम है, हर चीज़ में आप देखेंगे डिटेल प्लानिंग एंड सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लाम सिखाता है. दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके बाद जो है, जब इस्लाम इतने सारे चीज़ हम लोग को बताता है, वाई इज़ इट that the educational community in Goa is not as organized as it should be, or does not have a strategy, does not have a structure, does not have planning, or is not systematic? ये एक सवाल है जो हमारे सामने ऑब्वियसली बाहर निकलता है. assuming that Islam teaches us to be organized in system. इस्लाम ये कहता है कि जहाँ 3 लोग जा रहे हैं, आपके बीच में एक, उसमें से एक बंदा अमीर होना चाहिए. सच क्या बोलते हैं, सच एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वे ऑफ लाइफ इस्लाम सिखाता है. लेकिन हम जब हमारे इस पूरे हमारे इदारों की तरफ नज़र डालते हैं तो ये लिटिल अनऑर्गेनाइज्ड लगता है. देखो, समटाइम्स व्हेन यू गो टू अ डॉक्टर, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाता है, ही नीड्स टू टेल द ट्रूथ कि देयर आर सम सिम्टम्स, सीरियस सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस दैट इज़ देयर इन देयर बॉडी. उसको एक्नॉलेज करना पड़ता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है. इफ़ अ पेशेंट रिफ्यूजेस टू एक्नॉलेज द डेफिशिएंसीज, द वीकनेसेस, द कमज़ोरी अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, देन वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बनता है उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए. तो हम लोगों को हमारे अंदर जो वीकनेसेस है, जो कमज़ोरी है, इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा. और एक्नॉलेज करने के बाद उसके लिए जो कदम हम लोग को उठाना पड़ेगा ठीक ठाक करने के लिए, उसके तरफ हम लोग को बढ़ना पड़ेगा. अब देखिए, हमारा कोई एजुकेशनल विजन नहीं है. गोवा में कितने हैं बच्चे जो आज से 5 साल बाद पैदा होने वाले हैं? व्हाट विल बी द पॉपुलेशन? हाउ मेनी प्राइमरी स्कूल्स डू वी नीड? कितने हमारे बच्चे जो आगे जाकर कौन से कोर्सेज कहाँ पढ़ना है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलेजेस, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल, इसके तरफ हमारे कोई प्लानिंग नहीं है. हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वी हैव नो प्लानिंग, बट द समबडी एल्स प्लानिंग फॉर अस एंड वी आर फॉलोइंग. मतलब हम उस ट्रैप में हम लोग पड़े जा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव आवर ओन विजन. हमारा अपना विजन नहीं है, अपना प्लानिंग नहीं है, अपना स्ट्रैटेजी नहीं है, अपना स्ट्रक्चर्स नहीं है, अपना सिस्टम्स नहीं है, अपना इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अपना ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जिससे जो ये काम आगे बढ़े. तो आई थिंक हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन काफ़ी दूर से जो है, अलग अलग इलाके से यहाँ हमारे बीच में आए, सो दैट दे कैन हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स. और किस तरह से हम एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमारे जो इश्यूज़ हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको किस तरह से हम लोग आगे लेके जा सकते हैं. तो इस ज़मन में मेरे दिमाग में कुछ सवालात आए हैं जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा. बट दिस इज़ जस्ट अ एक्सरसाइज वेयर वी विल स्टार्ट इवेल्युएटिंग कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम लोग को कहाँ जाना है. मसलन एक सवाल ये है, व्हाट इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द स्टेट? हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस स्टेट का एजुकेशनल पॉलिसी के फ्रेमिंग में, या फिर एट अ नेशनल लेवल हम लोग किस तरह से इंटरवीन कर रहे हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, और हम लोग क्या हमारे स्टेट के और नेशनल एजुकेशन के पॉलिसी को हम लोग मुताला करते हैं, हम लोग इसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं, जिसके बुनियाद पर हमारे बच्चों पर जो है वो असर डालती है, पॉजिटिव और नेगेटिव. डू वी इवेल्युएट द पॉलिसी कि आइंदा अब जो NEP आया है,
इसका इम्पैक्ट 10 साल बाद हमारे जो आज के बच्चे उस NEP के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन दैट आर गोइंग थ्रू दिस सिस्टम? हैव वी इवैल्यूएटेड, हैव वी विजुअलाइज्ड, हैव वी डॉक्यूमेंटेड? करेक्ट ना? ये होनी चाहिए, ये पहली चीज़। सो ये एक काम है जो इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा। सेकंड इज व्हाट इज़ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन इन गोवा, चाहे वो ब्रदरान वतन के बच्चे हो या फिर मुस्लिम बच्चों के सिलसिले में, हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशनल सेक्टर में। ये मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि मुसलमान यहाँ 8वीं सेंचुरी से मुसलमान गोवा में है। द क्रिश्चियन कम्युनिटी के मच लेटर, काफ़ी बाद में आए, 1510 में आए जब आदिल शाह से उन्होंने गोवा को छीन लिया। करेक्ट ना? सो बट मुस्लिम्स आर हियर फ्रॉम द 8th सेंचुरी। सो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, किस दर्जे के हैं, क्या हम लोग एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सवाल हम लोग को अपने आप से पूछना चाहिए। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ आवर एकेडमिक कंट्रीब्यूशन? मतलब एक एजुकेशनल से हम लोग सब जुड़े हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल सेक्टर के लिए क्या है? हमारे में से जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हेड मास्टर्स रहे, हाउ मेनी बुक्स हैव वी रिटन रिगार्डिंग द एजुकेशनल सिस्टम इन गोवा या एजुकेशनल जर्नी इन गोवा, बच्चों के सिलसिले में, बच्चों के लिए किताब हो उस सिलसिले में, या हमारे जो एजुकेशनल के जर्नल्स आते हैं, इनमें हम में से कितने लोग इन जर्नल्स में या मैगजीन्स में हम लोग लिखते हैं एजुकेशन के सिलसिले में इश्यूज़। फॉर एग्जांपल, जाहिर सी बात है यहाँ काफ़ी सारे रहेंगे, उर्दू स्कूल के बहुत सारे टीचर्स यहाँ रहेंगे, और रिसेंटली हम लोग जो है आशाना स्कूल में उर्दू स्कूल हेड मास्टर्स एंड टीचर्स का एक मीटिंग हम लोग लिए थे, एक प्रोग्राम लिए थे। उसमें कुछ बातें हमारे सामने आई विच इज़ वेरी स्टार्क एंड विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, कि जो डेटा नहीं है हमारे पास, कि हमारे पास कितने स्कूल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स उसमें पढ़ रहे हैं, एक कलेक्टिव डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है जिससे हम लोग रिप्रेजेंटेशन करें या PIL डालें कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट उर्दू स्कूल्स नीड्स टू बी सस्टेन्ड इन गोवा। वी डोंट हैव अ डॉक्यूमेंट, वी डोंट हैव डेटा। तो इसी तरह हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो जर्नी इन एजुकेशन है ये भी हम लोग डॉक्यूमेंट करें, जिससे जो है वी हैव, बिकॉज आज का ज़माना, जैसे डॉक्टर आरिफ साहब ने बताया कि विदाउट डेटा, विदाउट इंफॉर्मेशन यू कैन नॉट प्रोसेस इट। तो डेटा हम लोग को काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम ये पूछ सकते हैं कि हाउ मैनी रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और बुक्स हैव वी रिटन और वीव रिटन इन द पास्ट डेकेड। तो ये जब सवालात जो हम पूछते हैं, दूसरा आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा, 2 सवाल मैं पूछूंगा, वो ये है, हैव वी डॉक्यूमेंटेड द एजुकेशनल सेंसेस ऑफ अ कम्युनिटी? हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम he asked one of his companions to learn Hebrew language. I think Zayd bin Thabit radiyallahu anhu learned Hebrew, and after that he conducted a census to know human resources. क्या हमारे पास ये ताकत है कि हम अपनी सेंसस करें? भंडारी कम्युनिटी इज डिमांडिंग दैट वो सेंसस, अपना सेंसस खुद वो करेंगे गोवा में, ताकि आइडेंटिफाई करें कि उनके भंडारी कम्युनिटी के कितने MLAs अभी है और कितना उनको भेजना है। हमारा एक भी नहीं। ये इशू है हमारे सामने। और आखिरी सवाल ये है कि डू वी हैव अ एजुकेशनल विजन डॉक्यूमेंट फॉर गोवा? 25 साल बाद हम लोग गोवा का एजुकेशनल सिनारियो में मुसलमानों का क्या रोल रहेगा, मुसलमानों का इंटरवेंशन क्या रहेगा, और हमारा पोजीशन इस एजुकेशनल एनवायरनमेंट में हम लोग क्या करेंगे, कितने टीचर्स हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, कितने PhDs हम लोग एजुकेशनिस्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। ये सवाल है जो इस मिल्लत को और इस कम्युनिटी को जो है, ये सवाल के सिलसिले में तहकीकात अब से शुरू करना है, तब जाके जो है हम लोग जो है इस बहुत सारे आने वाले 5-10 साल में हम लोग वो इम्पैक्टफुल काम हम लोग कर पाएंगे। अब मैं अपनी आखिरी 5-6 मिनट पे आ जाऊंगा। हम लोग 2 किस्म के सुस्ती के शिकार हैं, 2 किस्म के। तो एक है
जिस्मानी सुस्ती, फिजिकल लेथार्जी, और दूसरा है इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक सुस्ती। मतलब जो इंटेलेक्चुअली हम लोग को एक्टिव होना चाहिए था, हम लोगों को जिस तरह से रिसर्च में, एनालिसिस में, डॉक्यूमेंटेशन में, इंक्वायरी में जितना एंगेज्ड इस कम्युनिटी को होना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में इज आस्किंग अस टू गो एंड फाइंड आउट, डू यू नॉट लुक एट द क्रिएशन दैट आई हैव मेड, इज आस्किंग अस, अल्लाह ताला बता रहे हैं हम लोग को, गो एंड डू रिसर्च, गो एंड डू फाइंड आउट, करेक्ट ना? तो ये जो इंटेलेक्चुअल लेथार्जी हमारे अंदर आई कि मुझे कुछ लेना देना नहीं हो रहा है, ये जो ऑटो पायलट मोड में कहता हूँ अक्सर, ऑटो पायलट सब ठीक है, सब चंगासी है, एवरीथिंग इज गुड, नो नॉट एवरीथिंग इज गुड, वी डोंट हैव एडुकेशनिस्ट ऑफ रेप्यूट, वी डोंट हैव पॉलिटिकल एनालिस्ट ऑफ रेप्यूट। तो इस कम्युनिटी को हु कैन डू इट? टीचर्स कैन डू इट, बिकॉज टीचर्स आप जो है प्रॉफिट्स के हेयर्स हैं, वारिसिन हैं, करेक्ट ना? यू ऑल टेक द रोल ऑफ the noble profession of teaching to a different level। तो ये जिम्मेदारी आप सब पर है, हम सब पर है कि इसको जो है नेक्स्ट लेवल पर लेके जाए। दूसरी बात, इंटेंशन एंड इंटेंसिटी। इंटेंशन ये है कि हम सब चाहते हैं कि चीज़ बेहतर हो, ईच वन ऑफ अस वांट्स द थिंग्स शुड चेंज, अच्छी चीज़ें हो, हमारे अच्छे अच्छे स्कूल हो, स्टैंडर्ड वाले स्कूल हो, टीचर्स हमारे बहुत अच्छे टीचिंग करें, बट only intention is not enough. With intention you also need the intensity to get the job done, task oriented, task masters हमारे टीचर्स में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होना लाजमी है। गोवा में तकरीबन 110 मस्जिद है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली प्लस और माइनस। ईच ऑफ दिस मस्जिद्स कैन बी सेंटर्स ऑफ लर्निंग बन सकते हैं। ईच ऑफ दिस मस्जिद्स कैन हैव, मतलब हर मस्जिद में एक एलाबरेट लाइब्रेरी हो सकता है जहां बच्चे आके पढ़े और सीखे, वर्कशॉप्स हो सकते हैं, ट्रेनिंग्स हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मस्जिद वाज नॉट ओनली फॉर सेइंग नमाज, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हब, इट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। तो इसी तरह अगर हम लोग इस तरह के कदम उठाएंगे सिस्टमैटिक, और फॉर्चुनेटली आज हमारे पास आइटा है, we have Federation of Muslim Educational Institutions, we have मरकज़ी तालीमी बोर्ड, शाइन, एडुपावर, ये चारों लोगों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इनके रिसोर्स पर्सन्स हैं, इनके ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट होते हैं यहाँ पे। हमको चाहिए कि हम लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये प्रोग्राम BIE और आइटा, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के कोलैबोरेशन से हो रहा है। तो मैं BIE के चंद काम एजुकेशनल सेक्टर में मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और अपने बात को ख़त्म करूँगा। BIE हैज़ बीन पायनियरिंग द वेरी एसेंस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, हमारे जो नया जनरेशन है इनको इस्लामी फ़िक्र इनके अंदर किस तरह से डेवलप करे, इसके लिए पिछले तकरीबन 15-16 साल से लगातार गोवा में काम कर रही है, कंसिस्टेंटली काम कर रही है। और इससे तकरीबन 110 से 120 हाउस वाइफ जो टीचिंग के लिए निकलते हैं हर संडे एसोसिएटेड है, और उसमें से बहुत सारे यहाँ मौजूद भी हैं। दे आर गिविंग अप देयर संडे फॉर डेवलपिंग, ऐसा जनरेशन डेवलप हो जो इस्लामी फ़िक्र के साथ जो है अपने ज़िंदगी को भी लेके जाए और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना एफर्ट्स डाले। तो इस्लामी फ़िक्र ऑफ द जनरेशन। BIE जो है बहुत सारे बुक्स पब्लिश किए हैं, बहुत सारे उर्दू बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए, ताकि हमारे बच्चों को जो है वो अखलाकी ग़िज़ा मिल जाए, फॉडर मिल जाए, जिससे वो अपने आइडेंटिटी को जो है बरकरार रखे, अपने कैरेक्टर को जो है ये जो माहौल में जो है बिगड़ने से बचाने पे आए। रेगुलरली BIE जो है टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम करती रही है। अब इंशाअल्लाह आइटा के ज़रिए और दिगर जो MTB है, ये टीचर्स ओरिएंटेशन हम लोग जगह जगह, हम लोग अलग अलग इलाके में हम लोग कर सकते हैं। करिकुलम और सिलेबस बनाती है, पेरेंट्स ओरिएंटेशन करती है, टीचर्स ओरिएंटेशन करती है। और अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि इट इज़ टाइम टू मार्च फॉरवर्ड, इट इज़ टाइम टू टेक दैट लिटिल स्टेप वेयर अल्लाह सेज, you take one step, I'll take 10 steps.
you walk towards me, I will run towards you. Correct? Even if at this moment of time, अगर इस वक्त में भी अगर हम लोग इसके तरफ आगे नहीं रुजू होंगे, if we don't make ourselves get away from the comfort zone, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट जोन को क्या बोलेंगे, आरामदेह जिंदगी, ऑटो पायलट मोड, नथिंग शुड बी डिस्टर्ब, माई लाइफ शुड बी इंटैक्ट, करेक्ट ना? ये नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किया, जितने भी अंबिया इकराम आए उनकी लाइफ ने डिस्टर्ब किया, साहबा ने जितने भी आए वो उनका लाइफ डिस्टर्ब हुआ। अबू दर गिफारी के बारे में आई थिंक इट इज CD कैमरून, अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मिस्टर कैमरून एक बुक लिखते हैं, दिस फैट बुक। हम में से बहुत कम लोग शायद उस किताब को और किताब पर नज़र मारी है। हम सब लोगों को जाकर देखना चाहिए कि अबू दर गिफारी रज़ियल्लाहु अन्हु का लाइफ फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड साहबा, राइट ना, उनकी ज़िंदगी कैसे थी। वी गेट लेसन्स फ्रॉम दैट। लाइफ कैनॉट बी कंफर्ट जोन का लाइफ हो ही नहीं सकता। इफ योर लाइफ इज इन कंफर्ट जोन देन देयर समथिंग रॉन्ग, देन देयर समथिंग सो सीरियसली रॉन्ग, शायद आपका जन्नत आपके नसीब में नहीं रहेंगे, बिकॉज जन्नत डज नॉट कम फ्री। जन्नत फ्री में नहीं आता, हम सब जानते। कुर्बानी दी है, साहबा अपने घर छोड़ कर आए हैं, अपने खत्म कर देता हूँ। तो व्हाट इज आई सेइंग, हाँ, हम लोगों को मौलाना कंफर्ट जोन से हम लोग को निकलना पड़ेगा, और यही है दैट क्या बोलते हैं मंत्रा जो है इस कम्युनिटी को जो है इस इंटेलेक्चुअल और फिजिकल लेथार्जी से निकल कर जो है हम लोग अगर कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा तो हमारे ज़िंदगियों के कंफर्ट जोन को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, हम लोगों को एसोसिएट होना पड़ेगा, हम लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, और कोलैबोरेट करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह फफिर्रु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ना पड़ेगा। यही है सोल्यूशन। अगर आप समझते हैं और कोई सोल्यूशन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज द वन एंड ओनली सोल्यूशन। इसके लिए हम लोग को अपने आप को पेश करना चाहिए, ईच वन ऑफ अस। वाकुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर अमीर आपका। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अहम प्रोग्राम का इनेकाद करने की हमें तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आए हुए गेस्ट जो बहुत ही परेशानियों के बाद, मैं खुद एक दो को जानता हूँ जो बहुत परेशानियों से आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके आने को कबूल फरमाए। और आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप हमारी इस दावत पर लब्बैक कहा, और यहाँ से कुछ लेकर आप जाएंगे इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है। मैं मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ से इस बज़्म का इख्तिताम।